ये जो चैप्टर है ना, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, दिख रहा होगा भी आपके सामने। चैप्टर का नाम है ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, दिख रहा है ना। आ रहा है सर, दिख रहा है, चल रहा है। ऑल सब ओके। बोलेगा नहीं तो हम तो क्या ही बोल पाएंगे। चलिए ठीक है। अब कह रहा है दस्तक शब्द से तात्पर्य क्या है। देखिए पहला वर्ड है दस्तक। आप पढ़े होंगे जब बंगाल, तो बंगाल में एक दस्तक शब्द यूज हुआ था कि शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक जारी हो जाता है तो मतलब कि टैरिफ फ्री ट्रेड जो है, अभी टैरिफ टैरिफ सुने होंगे, तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, शुल्क नहीं देना पड़ता और व्यापार हो जाता था। ठीक है, तो वही है, वही यहाँ पर दिया है और कुछ नहीं। यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। दस्तक शब्द जो है शुल्क मुक्त व्यापार से है। ठीक है, और ये कब हुआ था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को प्राप्त था ये जारी करने का अधिकार। इसके माध्यम से कंपनी जो है शुल्क मुक्त व्यापार करती थी। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब था तो उसने कंपनी को दस्तक के दुरुपयोग को आरोप लगाया। मतलब दस्तक जो क्या करता था, खुद के व्यापार को जारी करने का अधिकार मिला था कि अपना व्यापार करो तो जारी कर दो दस्तक, ताकि उस पर टैक्स नहीं देना पड़े मुगल सम्राट को या नवाब को। या नवाब के थ्रू तो मुगल सम्राट को मिल जाएगा। लेकिन ये क्या करता कि अदर व्यक्ति से, अदर व्यापारी से पैसा लेके ईस्ट इंडिया कंपनी उसको भी दस्तक जारी कर देता और उसको भी पैसा ले लेता। तो उसके तुमको चलो ट्रेड पे अभी शुल्क लग रहा था मतलब 1 लाख करोड़ रुपया, सोच लीजिए। मतलब उतने तो व्यापारी लेता था यार। 1000 करोड़ में, हजारों करोड़ कहाँ होगा, मतलब 1000 रुपया का, रुपया सोच लीजिए आसानी से। 1000 रुपया का तो कंपनी बोलता कि चलो 500 रुपया तुम हमको दे दो और हम तुमको दस्तक जारी कर देंगे, तो 500 रुपया थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है व्यापारी से दस्तक जारी करवा लेता और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है फायदा 500 रुपया हो जाता। और यहाँ घाटा किसका हो रहा है? बंगाल के नवाब का। तो मीर कासिम यही बोला कि हमारा रेवेन्यू खराब कर रहा है। बंगाल का नवाब ने उसे दस्तक के दुरुपयोग का आरोप लगाया कि तुम अपने व्यापार के लिए करना था, तुम सबका कर रहा है। मीर कासिम ने सारे आंतरिक कर चुंगी समाप्त कर दिया और उसकी प्रजा को भी कम कर कम से कम अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारी के साथ एक ही स्तर पर व्यापार करते। अच्छा ये है। मतलब ये था कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, दस्तक जारी करके अपना शुल्क मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड करती थी। अभी जैसे भारत सरकार एफटीए कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वैसा कर लेता था खुद का। लेकिन हमारा जो आम जनता यहाँ का व्यापारी था उससे भी टैक्स लग रहा है, दूसरा व्यापारी भी टैक्स लग रहा है, और ये मुनाफा कमा लेता दस्तक जारी कर करके दूसरे के सामान पे भी। तो इसीलिए मीर कासिम बोला कि तुम कर रहे हो बेईमानी, इससे हो रहा है लॉस अल्टरनेट बंगाल के नवाब का। दूसरे के अगर मतलब व्यापार पे एफटीए मतलब दस्तक जारी करोगे तो हमारा लॉस होगा अल्टरनेट। तो इसने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि इस दस्तक सिस्टम को हम कैसे खत्म करें। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट उसको खत्म न करके जितना टैक्स ये लगाता था छोटा छोटा आंतरिक मतलब चुंगी कर कि व्यापार पे, सब टैक्स को फ्री कर दिया। तो सब जब सबका टैक्स फ्री हो गया तो किसी को शुल्क नहीं देना है, तो दस्तक की वैल्यू में गिर जाएगा। सबका टैक्स फ्री है, तुम दस्तक ले घूमते रहो अपना। ठीक है, और दूसरा नंबर ये भी बात हो गया कि हमारे जो छोटे छोटे जितने व्यापारी थे उसको अंग्रेजी कंपनी, बड़ी कंपनी के साथ एकदम फाइट करने का, डायरेक्ट जो है मुकाबला करने का व्यापार में मौका मिल गया, क्योंकि इसके पास भी फ्री ट्रेड करने का अधिकार है तो छोटा व्यापारी के पास भी है। हम ये समझाए ताकि आपके दिमाग में घुसे। ठीक है। डच व्यापारी निम्न में से क्या भारत से खरीदते थे और खरीद कर मसाला के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे? ये सिंपल है कि डच के व्यापारी भारत से क्या खरीद लेते थे और मसाला के बदले ईस्ट इंडीज में बेचते थे। तो ये क्या करते थे? सूती वस्त्र, कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, भारत से खरीद के मसाला के बदले वो जो है ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे। बंगाल, बिहार, गुजरात, कोरोमंडल से वे कच्चे रेशम, बुने हुए कपड़े, सोरा, चावल, गंगा घाटी के अफीम, ये सब बाहर भेजते थे। और 1690 की ईस्वी में पुलिकट के बदले जो है नागपट्टनम कोरोमंडल तट पर जचों का मुख्य स्थान बनाया गया। ये सब छोड़िए, आगे देखिए बार 19वीं शताब्दी को बता दें, भारत किनका एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक था। तो हमेशा देखिए कि यहाँ भी पढ़े होंगे। तो 19वीं शताब्दी के लास्ट में जो सूत और गेहूं का इसका रहा। चीनी और इथेनॉल, एल्कोहल, एल्कोहल हम उस टाइम नहीं बनाते थे। लोहार इस्पात ऐसा कुछ होगा ही नहीं, चीनी चावल होगा ही नहीं। लेकिन कॉटन से आप पकड़ सकते थे, कॉटन से। ठीक है, कॉटन तो एक होना ही चाहिए। ठीक है, तो सूती है, सूत मतलब सूती जो होता है कपड़ा मान लीजिए, कॉटन जो है उसके साथ गेहूं, बस ये आंसर हो जाएगा। वही दिया है यहाँ पे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत मशीनों पर आधारित उद्योग की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई। 19वीं सदी के छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट, कोयला खान उद्योग की स्थापना हुई और कपड़ा मिल 1853 में कावासी नानाभाई ने मुंबई में आरंभ किया था। ये भी बात याद है, मतलब सीधा कह रहा है कि 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था तो भारत में भी मशीन आधारित उद्योग की धीरे धीरे स्थापना होने लगी। और जो उस समय स्थापना हुई तो हमारे यहाँ सूती कपड़ा जो है बनने लगा, जूट का मतलब बोरा वोरा जैसे सामान होता है उससे होने लगा, कोयला खान के उद्योगों की स्थापना हुई, कोयला खान उद्योगों की।
तो इससे बहुत सारा सामान जो है ना निर्यात होने लगा, आयात होने लगा। तो सूती का, जूट का, इस सब का। वही कह रहा है कि पहला कपड़ा मिल 1853 में कावास नाना भाई ने मुंबई में प्रारंभ करवाया। तो ये क्वेश्चन आगे होगा। मोटराना, मोटराना और हथियाना किसे निर्दिष्ट करता है, ठीक है। मोटराना और हथियाना किसे निर्दिष्ट करता है? ये बाजार जहां आसानी मतलब किसानी अपनी उपज लाते थे, मतलब वो जगह, वो मार्केट जहां पर किसान अपना उपज लेके आते थे बेचने के लिए, उसको नहीं। जमींदार द्वारा अपने किसानों पर लगाए गए टैक्स, कर, ठीक है, ये टैक्स हो जाएगा। जमींदार की मोटर कार या हाथी का उपयोग करने के लिए किसानों को दिया गया लगान। मोटर, देखिए एक बात है, कोई एग्जाम हो ना, खासकर यूपीएससी जो एग्जाम लेती है, बीपीएससी लेती है, उसमें उसको ऑप्शन को अगर आप पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं जानते, आंसर जान जाएंगे। देखिए कैसे करा, मोटराना और हथियाना। तो मोटर कार और हाथी, मतलब कि फंसाने का प्रयास किया है एग्जामिनर, ठीक है, लोग फंस जाए। मोटराना समझे मोटर कार, तो मोटर कार उस टाइम में कहाँ होते था प्रचलित, ठीक है। और हाथी, ये दोनों एक साथ प्रचलित था कि कृषि में, या मतलब कि जमींदार इसका इतना उपयोग करता। करा कि मोटर कार और हाथी का उपयोग करने के लिए किसानों को द्वारा दिया गया लगान। ये किसान का लगान से मोटर कार हाथी कार कोई संबंध ही नहीं हो सकता है, तो सीधे गलत होगा। मोटर कार या हाथी रखने वाले जमींदार के उपनाम, मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। ये वो बाजार जहाँ किसान अपनी उपज लाते थे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसा कोई मार्केट वहाँ उस टाइम नहीं था, है था भी तो उसको मंडी, सहाराना, ये सब बोलते थे। तो एक ही शब्द बचता है कि टैक्स, टैक्स हो सकता है इस टाइप का कुछ, ठीक है। चलिए, सी आंसर जमींदारी, दिया हुआ है रेतवारी। सर, बुक में सी आंसर दिया हुआ है। बी में देखिए ना, बी नहीं आंसर है, कौन बुक है आपका? वाईसीटी वाला ही है। हमरे में तो बीए दे रहे हैं, ठीक है। हम भेज दे रहे हैं ग्रुप में, फोटो भेज देंगे। ठीक है सर। अच्छा चलिए दीजिए, हो सकता है। सबसे अधिक बोली लगाने वाले, भूमि राजस्व वसूल करने वाले, अधिकार देने वाली व्यवस्था को प्रारंभ करने, मतलब ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो टैक्स, पहले तो पता होगा 17, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? कल ही बताया ना? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। डेट था देखो, 12 अगस्त और 16 अगस्त, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो दीवानी दिया गया था 1765 से 72 तक, ये कौन सा काल कहा जाता है, किसी को पता है मॉडर्न हिस्ट्री में? 1765 से 72 जैद शासनकाल, ठीक है। उसके बाद 72 के बाद जो है टैक्स कैसे वसूला जाए, इसकी व्यवस्था शुरू कर दी गई। तो पहले 5 वर्षीय शायद लाया गया या 10 वर्षीय, ये सब फिर नहीं फेल हुआ, तो फिर 1 वर्षीय लाया, ये भी फेल हो गया। लास्ट में ऐसा सिस्टम लगाया कि चलो सबसे अधिक बोली, क्योंकि अंग्रेज को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, भू राजस्व, पैसा चाहिए। तो सबसे अधिक बोली लगाने वाले को हम क्या देंगे, भू राजस्व वसूलने का अधिकार देंगे, उसी को जमींदारी देंगे। ये व्यवस्था यहाँ से शुरू किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये व्यवस्था जो है कौन शुरू किया था, तो उस टाइम गवर्नर कौन थे, मतलब वहां के क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव। तो वही हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक बोली लगाने वाली भू राजस्व वसूलने करने का अधिकार देने की व्यवस्था सर्वप्रथम क्लाइव ने शुरू किया था। और ये 72 से शुरू हुआ था, क्योंकि 1765 से 72 तक देश शासन रहा था, उसको छोड़ के। वास्ट में कर संग्रह कर अधिकार ऊंची बोली वाले को 5 वर्ष के लिए, बोले ना 5 वर्ष के लिए पहले दिया, और नीलामी कर दिया गया। और 1776 में, यानी 72, 4 साल बाद पंचवर्षीय ठेके की समाप्ति कर दिया गया। बोला नहीं अब नहीं चलेगा, फिर 1 वर्षीय प्रणाली लाया, क्योंकि इसमें जो है पैसा नहीं आ पा रहा था ठीक से, ठीक है, 5 वर्ष वाला में। फिर 1 वर्ष के हर साल असलो, हर साल जमींदार हमको पैसा जमा करे, और कर संग्रह करने को अधिकार जो है नीलामी कर दी। मतलब ये सिंपल सी बात ये था कि 1765 में जब उसको अधिकार मिला, तो 72 तक तो देश शासन व्यवस्था रहा, तो उस टाइम का तो बात ही खत्म हो गया। जब 72 के बाद जब शुरू हुआ, तो 72 के बाद जो सबसे पहले व्यवस्था लगाया कि 5 साल, कि 5 साल का सिस्टम लगाते हैं कि किसी को 5 साल के लिए हम जमीन दे देंगे। पूरा, जैसे मानिए पूरा पटना जिला में जितना जमीन है सबका एक आदमी जो है हमको रेवेन्यू वसूल के, भू राजस्व वसूल के देगा। तो सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था, ठीक है। क्लाइव शुरू करवाया था 5 साल के लिए। फिर 5 साल में घाटा होने लगा कंपनी को ज्यादा मुनाफा नहीं होता, पैसा नहीं आता, ठीक है। और लंबा टाइम 5 साल तक इंतजार करते रहता है कि अभी मानिए 1 साल तो मुनाफा हो गया दबा के, अगला 5 साल फिर इंतजार करो बैठ के। तो कंपनी सोचा कि चलो 4 साल बाद 76 में सोचा इसको खत्म करो, 5 साल 1 साल कर दो, यानी हर साल हमको इनकम आते रहे ऐसा। और हो सके 5 साल के दरमियान सोचिए कौन साल खूब उपज हो जाए, कौन साल खूब जो है अकाल पड़ जाए।
इससे भी दिक्कत होता था कंपनी को, ठीक है। तो सोचा कि 1 साल रहेगा तो प्रत्येक साल जैसा होगा वैसा सुलवा लेंगे, तो 1 साल वाला सिस्टम कर दिया। फिर जाके इसको भी खत्म करेगा और तब अस्थायी बंदोबस्त लाएगा, यही नीचे हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा 18वीं शताब्दी के इसको बाद में कृषि इजारेदारी व्यवस्था के प्रथा साथ। कहते हैं ना, इजारेदारी प्रथा। अब बोलिए। इसको इजारेदारी प्रथा ना कहते हैं ना शायद। सब इसी का नाम है, इजारदारी, जमींदारी और क्या क्या बोलते हैं, 3-4 गो नाम है, भूल गए हम नाम, और सब नीचे लिखा इसका होगा, भी देखते आंसर हैं। बी दे रहा है सर। क्या बोले भैया? इसका भी आंसर बी दे रहा है इसमें, न्यू वाला बुक में। ब्लेजली। सर जी लॉर्ड नहीं है इसकी। वारेन हेस्टिंग देता बुक में। अच्छा अच्छा। वारेन सबसे हेस्टिंग है। अच्छा, सुनिए 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 मेरा, इसमें ये कह रहा होगा, वहाँ वहाँ वारेन हेस्टिंग्स इस आधार पे लिया होगा कि पंचवर्षीय सिस्टम, यहाँ क्वेश्चन में पंचवर्षीय दिया, पंचवर्षीय सिस्टम जब लाया गया था ना, तब वो शुरू किया था, लेकिन सबसे अधिक गोली लगाने का जो है शुरुआत किया था क्लाइव ही। 1765 से किसका शासनकाल था, 72 तक। उसके बाद 72 में खत्म किसका, गवर्नर कौन था यहाँ पे? सर रॉबर्ट क्लाइविन था ना। तो क्लाइव ही होगा, ठीक है। ये जो वारेन हेस्टिंग्स आप कह रहे हैं ना, ये 5 वर्ष जब शुरू किया ना। और 5 साल तक अब ये रहेगा, ये व्यवस्था लाया था वारेन हेस्टिंग्स। हाँ, पंचवर्षीय व्यवस्था जब शुरू किया गया ना, कि अब जो बोल रहे थे 5 वर्ष तक, फिर लास्ट में 1 वर्ष, यहाँ वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। अब नयिका हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, रुकिए। क्या लो चाह रहे हैं दादा? YCT मॉडर्न हिस्ट्री, आ जा रहे बाबा, किधर गया? बिहार स्पेशल, भारतीय अर्थव्यवस्था। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन, मॉडर्न हिस्ट्री। बस 2 मिनट, 2 मिनट, वो वाला PDF खुल गया। ये दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? यस सर। चलिए, दिख रहा है। पेज नंबर उसका बताइए, 3 का वाला जो जो खोले हुए हैं, यही यही था, इसके ऊपर होगा थोड़ा सा। अपना क्या है, अपना तो सब किताब यही है ना। जी हाँ, तो वन यार नीचे सबसे पहले से वो अब कलम ही लेना पड़ेगा। सबसे पहले से वो बैंक दे दिया है, ये तो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो कौन कौन सा बैंक का स्थापना हुआ था, तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 में नहीं हुआ था? पहला का 3 हो जाएगा, ठीक है, 1865, पहला का 3। देखिए, 1865, पंजाब नेशनल 94, अवध कमर्शियल 81, और अलायंस ऑफ बैंक शिमला 1874। दस्तक शब्द सेकेंडरी क्वेश्चन तो मिल गया, आप लोग बोले तो मिल नहीं रहा। दस्तक शब्द जब टैरिफ, मुक्त शुल्क, व्यापार, दस्तक शब्द तात्पर्य, ठीक ठीक ठीक। मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और अपनी दस्तक का उपयोग कर, अपनी दस्तक का उपयोग करने के चुंगी समाप्त कर दिया, और ताकि सभी प्रजा, ठीक वही बात तो लिखा है। 19 में भारत में अपने सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक रहा, वही तो है गेहूं और सूत का, ठीक है। वही 1893 में कावाजी नाना भाई मुंबई में, सेम चीज लिखा है। मोटराना और हथियाना किसे निर्देशित करता है? वे बाजार जहाँ किसान अपनी उपज लाते थे, नहीं, जमींदार द्वारा अपने किसानों पर लगाए गए टैक्स, ठीक है। जमींदारों की मोटर कार या हाथी का उपयोग करने के लिए किसानों द्वारा दिया गया लगान, इसका सी लिया है आंसर। किधर गए हो? लोग आवाज ही नहीं जा रहा, बल्कि ये जमींदारों की, विकास जी, विकास आ रहा सर। सर, आ रहा आ रहा आ रहा। देखिए, इसमें लिखा है हाँ मोटराना और हथियाना जमींदारों द्वारा अपने किसानों पर लगाया गया कर नहीं था, बल्कि यह जमींदारों की मोटर कार और हाथी का उपयोग करने के लिए किसानों के द्वारा दिया गया लगान था। जमींदार अपने जानवर और वाहनों के साथ साथ अपने मजदूर की तुलना से बेहतर व्यवस्था करते थे। यहाँ सी लिया है, ठीक है, और वहाँ बी लिया है उस किताब में। वो अपडेटेड है, उसको पढ़िए। हाँ, रुकिए देखते हैं हम। मोटराना और हथियाना, तो फिर से नई का किताब हमको पढ़ना पड़ेगा।
बस एक सेकंड रुक जाइए, मोटराना। सही आंसर वो होगा मोटराना, मतलब कि जो ऑप्शन जैसे बनाया है ना उस हिसाब से, वह जमींदार की मोटर कार के उपयोग के लिए किसानों को ले जाने वाला एक अवैध कर था, यानी एक जमींदार के हाथी के उपयोग के लिए किसान से वसूला जाने वाला कर था। ठीक है, ठीक है, ये रहने दीजिए, नहीं का जवाब अपडेटेड दिया है तो उसका चलिए हम नहीं के पढ़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं, छोड़ दें क्या? लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होगा। कर्नवालिस द्वारा भू संग्रह के संदर्भ में कौन से कथन पे विचार कीजिए? भू राजस्व और एतबारी बंदोबस्त के अधीन किसानों की फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उपज भूमि संग छूट दी गई। ये तो ऐसा सिस्टम तो भी नहीं किया। अगर मान किसी का फसल हो गया, बाढ़ तूफान आया, तो यह संग्रह मतलब दिए हैं, ऐसा सिस्टम इसका भी हुआ है। ठीक है, यहाँ की है वो, ठीक है, सही है। लेकिन इसका अभी तो नहीं पता है, या उससे पहले राजस्व भुगतान करने से भी इसी बात है, तो पता नहीं ना, इसको बोलते हैं यार को तो रहा है, ये गलत होगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया होगा, कर्नवालिस ने शुरू किया था 93 में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उत्तरी कर्नाटक और एक और जिला है शायद नाम को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, असम का कहीं एक जिला होगा, जो कुल मिलाकर 19% क्षेत्र में बंगाल अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमींदार नियत तिथि से पहले या राजस्व भुगतान न कर घटाता तो जमींदारी हटा दी जाती। ठीक है, इसे तो सूर्यास्त का नियम कहते थे। राजस्व संग्रहण से रेतवारी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल बर्बाद होने या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भू राजस्व की छूट नहीं दी गई थी। ठीक है, इसे कोई मर्सी कोई माफी नहीं था, ध्यान रखिएगा। अब हम जो अभी आंदोलन का आपको बात किए थे, वो हम कह रहे थे बरदौली सत्याग्रह का। ठीक है, वो बाद में बना एक संहिता। उस संहिता में ये कहा गया था कि अगर प्राकृतिक आपदा में 25%, मतलब इतना नुकसान फसल का हो जाए कि उपज का 25% से कम उपज हो, तो टैक्स माफ कर दिया जाएगा, लेकिन माफ नहीं किया गया था, इसीलिए उस बार वहां जो है विद्रोह हुआ था, फिर बाद में उसको माफ किया गया। ठीक है, चलिए, 1855 की रूपरेट में उत्पीड़न के अनुसार किसानों के ऊपर राजस्व न देने से उत्पीड़ित कार्रवाई की गई। रेतवारी बंदोबस्त 1792 में अलेक्जेंडर रीड द्वारा शुरू किया गया था और 1820 में टॉमस मुंडो द्वारा इसका विकास किया गया था। ये दे दिया। चलिए, सबसे अधिक बोली लगाने वाली व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ क्या आंसर लिया? यहाँ लिया मतलब वार्न हेस्टिंग्स। 1772 में। अच्छा, क्लाइव कब था? 65 से 72 तक था कि मतलब 72 के पहले खत्म हो गया था उसका शासनकाल? बोलो यार, ये सब तो क्लाइवो का टाइम पीरियड नहीं पता। क्लाइव का शासनकाल कब से कब था? 1899 से 1905 तक। यहाँ यहाँ भैया, यहाँ रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ बंगाल में 1765 का बंगाल का जो ये था, इलाहाबाद की संधि के बाद जब वो आया था द्वैध शासन में, यहाँ रहा था ना वो। चलिए देख लीजिएगा, जो याद रखना है रख लीजिएगा। पंचवर्षीय से ही इसमें हमको लग रहा है दिया है। ठीक है, पहले जो लगाया गया ना, जैसे सिस्टम हम आपको बताया कि 1765 से 72 पहले द्वैध शासन हुआ, मतलब चला। उसके बाद 72 से शुरू किया गया, पहले पंचवर्षीय लाया गया, मतलब 72 के बाद जो है पंचवर्षीय शुरू किया गया, फिर एक वर्षीय किया गया। इसमें यही सिस्टम था कि सबसे ज्यादा जो पैसा भुगतान करेगा जो व्यक्ति इस जमीन के लिए, उसको दिया जाएगा जमींदारी। तो उसमें जो है अपना दे रहा है वार्न हेस्टिंग्स, तो ठीक है मान लीजिए, नहीं के बला से क्या करना है।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था, जिसका अर्थ एक से अधिक अनुबंधों से था, जिसे भू राजस्व संग्रह करने का अधिकार अधिकतम बोलीदारों को दिया जाता था। मतलब वही है, इजारदारी व्यवस्था, ठीक है, या जमींदारी व्यवस्था, या क्या बोलते हैं उसको, 2-3 गो नाम होगा। इजारदारी प्रथा संबंधी शब्द है, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध यानी ऐसे मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट से होता है, भू राजस्व संकलन का अधिकार अधिकतम बोलीदारों को, मतलब जो अधिकतम बोलीदाता होगा उसको दिया जाएगा। इजारदारी प्रथा 1772 में वार्न हेस्टिंग्स ने लागू किया था, और प्रथा की 2 विशेषता थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, और अधिकतम बोली लगाने वालों को भूमि ठेके पे दी जाती थी। किसानों को भू राजस्व निश्चित नहीं था, मतलब किसान को कितना मिलेगा उसको कोई पता नहीं, ठीक है, ये बात मतलब किसानों के लिए कितना होगा कोई पता नहीं, क्योंकि 1/11 यही में था ना, और 9/11 यही सिस्टम, 10/11 तो जो भी होगा, तो इसमें क्या होता कि जो जमींदार होता वो ज्यादा से ज्यादा वसूलता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वसूलता कि आपको हम दे दिए, बोले कि 10% आप रखिएगा और 90% हमको दीजिएगा। तो आप कहिएगा ठीक है, जितना जितना मार्केट से पैसा हम उठा सके, तो जितना ज्यादा वसूलिएगा ज्यादा, उतना ज्यादा आपका परसेंटेज बढ़ेगा, कमीशन बढ़ेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होने लगा, किसानों का ज्यादा से ज्यादा शोषण होने लगा, ठीक है। ये देखिए 1770 में करा पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। अब देखिए वहां दिया था 1776, 4 साल बाद। इस व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों को अधिक लगान वसूल देते। फोन किए थे आपको? नहीं फोन किए थे आपको, काहे नहीं उठाए? व्हाट्सएप कॉलिंग किए थे ना शाम में? अच्छा ड्यूटी थे आप? कहिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, वो काम देखे क्या जो बोले थे? वही गाड़ी वाला फोन देखे है तो जो नया विधायक बनाना है उसी के पास गया, 1 मिनट डाल दो। ठीक है, भेज दीजिए, निकाल कर वो विधायक था ना, उसी आ जाया था नया विधायक। अच्छा, वो जो जीता है कल परसों? तो उसी दुकानदारी 100 बंद है ना, पूरा शान समाटा है। पहुंच गई कंपनी अपने हमारा। आपको ध्यान है ऐसा, हम तो समझ गया था आप इसलिए ऐसे आप मेरे को याद किए। ऐसा बात नहीं है, ठीक है, हम देख के ही समझ गए थे ना। हमारा ध्यान है, जो एक बार बोल देंगे ना वो हम ऐसे पूरा करते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए धन्यवाद, भेज दीजिए, निकाल देते हैं। इसमें से कौन सा देखिए, तो जो होता है दिया था मेरा, क्या है आज का डेट में है, काल का डेट में था ना, 3 जनवरी हो गया, ये 28 ऐसी क्या चाहिए ना, 3 तारीख को गए थे क्या? ये 3 का रिपोर्ट है। हाँ 3 का 3 6 3 4 3 5 3 जून है। जून है, जून है लेकिन बहुत पहले 3 जून अभी आया कहाँ? जून का तब नहीं है यार, जेट से 26 से दिया, लगता है रिपोर्ट अपडेट करने में गलती कर दिया। रिफार नहीं है, रिफार कहाँ? लैब रिपोर्ट ना आपको चाहिए? ना लैब रिपोर्ट नहीं, सो ये चाहिए, मतलब वो यूएसजी है मेरा। साला कहाँ से निकाल दिया? वही होगा, लैब रिपोर्ट नहीं होगा। नहीं यार, देखिए साला उस दिन टुक से एक बार देखिए, निकाल के देखिए ना, ये सिर्फ लैब रिपोर्ट ही आएगा। अच्छा थोड़ा आप खोज के देखिए, बताइए हमको। देखिए निम्नलिखित में कौन सा इजरा व्यवस्था के बारे में जो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कह रहा है इजरा व्यवस्था जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इजारदारी व्यवस्था, उसमें क्या सही नहीं, वही होगा कि रेवेन्यू फार्मिंग की एक प्रणाली थी, बिचौलिया दलालों की भूमिका को बढ़ावा दिया गया है। इस प्रणाली के तहत किसानों को भू राजस्व निश्चित होता था, और इजारदार जो है राजकोष में एक निश्चित राशि भुगतान करते थे। अभी हम लोग क्या पढ़े, कृषि राजस्व, यानी जो सिस्टम है क्या है, कृषि को इलाका उसी में से राजस्व वसूलने का एक सिस्टम है, तो ये तो सही हो जाएगा 100%, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला सही है। दूसरा, बिचौलिया दलालों की भूमिका को बढ़ावा दिया, तो बिल्कुल बढ़ावा दिया, क्योंकि क्या होता कि यहाँ कंपनी है, ठीक है, अब यहाँ से एक जमींदार ले लिया कंपनी से जमींदारी, उससे नीचे वाला एगो ले लिया, उससे नीचे वाला है उससे ले लिया। अब ये किसान गांव में वसूलता है, इसको देता है, बीच में कितने लोग बिचौलिया आ जाता है, ठीक है, बिचौलिया दलाल की भूमिका बढ़ गया इससे, ठीक है। इस कर प्रणाली किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित था? बिल्कुल निश्चित नहीं था, जितना वसूलो उतना टैक्स खाओ, ठीक है, तो मनमाना ढंग से पैसा वसूलता दबा के, ठीक है। इजारदारे जो है राजकोष में एक निश्चित राशि, ये जो व्यक्ति होते थे इजारदार, ठीक है, मतलब जिसको जमींदार कह लीजिए, वो एक निश्चित राशि जो है राजकोष में पैसा पेमेंट करता था, टाइम पीरियड फिक्स था, उससे पहले ही करना है।
अगर जिस दिन फिक्स था, मानिए आज तारीख 10 है, 10 तारीख को कह दिया कि आपका अंतिम है पैसा जमा कर, लोन जमा करने का, 10 तारीख आप नहीं किए, 10 तारीख का सूरज ढला और आपका जमींदार खत्म। ठीक है, यही था सूर्यास्त का नियम। सब होगा नीचे फिर से। चलिए, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? मतलब कि ये पंचवर्षीय जो है किया, उसके पीछे का क्या रीजन था, लॉजिक क्या था? दिया, कंपनी के कर्मचारी द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था में हेस्टिंग्स की अक्षम था। मतलब कह रहा है कंपनी के कर्मचारी द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षम था। मतलब कि ये जो कर्मचारी था कंपनी के पास और वहां से जो टैक्स वसूलना था, उसमें सब सक्षम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, वो अनुभव भी नहीं था गांव का। अब गांव गांव से टैक्स वसूलना कंपनी के लिए कितना मुश्किल भरा काम होगा, आप अंदाजा लगाइए। वो पूरा अंग्रेज है, किसान हिंदी जानता है, किसान गांव गांव में रह रहा है, उसका अलग अलग जमीन का टुकड़ा है, और जो भी कर्मचारी है कंपनी के, इस इंडिया कंपनी के, मिला पीडीएफ है, पीडीएफ है ना, पीडीएफ है, पीडीएफ होगा तभी निकलेगा ना। पीडीएफ नहीं कर सकते आप। ये तो कैसे कहिए, कहाँ शेयर किया हमको दिखाइए तो, कहाँ शेयर किया वो दिखाइए ना हमको। यहाँ से कहाँ से? यहाँ से यहाँ से अच्छा, हो सकती है। रिपोर्ट, अब देखिए, अब जाइए फाइल में। ठीक है, फाइल में अब सेव होगा रिपोर्ट करके। कहाँ फाइल आपका? वही फाइल है ना, क्या डॉक्यूमेंट, हाँ हाँ करिए करिए। एल्बम्स, इसमें होगा। हाँ उसमें नहीं, करिए उसको, वही पे हाँ इसमें हाँ। तो अगले पर हम है। हेलो बुक खोजिएगा, फिर चाहिए रुकिए, कहाँ पे होगा? दिखा देते हैं। तब पता फाइल नहीं। मैनेजर नहीं है आपके मोबाइल में? फाइल मैनेजर तो नहीं, फाइल लिखे तो ये क्या है? यही मेन है, समझे? अच्छा समझ, फाइल में भेज दिया वहां से। यहाँ से शेयर कर दीजिएगा, ठीक खुलेगा, उसमें खुलेगा। अभी जो दिए भेजिए भेजिए। सीनियर डीएस कोलकाता, और किसी को देना है, देना चलो है। देखिए हो गया, डायरेक्ट शेयर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स 72 में कह रहा पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था जब भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ किया, तो इस व्यवस्था में सरकार को अधिकतम भू राजस्व प्राप्त होता था और प्रत्येक वर्ष कंपनी को कर्मचारी को भू राजस्व की वसूली होने वाली परेशानी से मुक्ति मिली। लेकिन पंचवर्षीय व्यवस्था जो है असफल रही, कृषकों को बहुत कष्ट हुआ तथा अधिकतर ठेकेदार केवल सट्टेबाज थे और उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और न ही भूमि का अस्थायी रुचि था। इस प्रणाली के तहत किसानों के भू राजस्व निश्चित नहीं होता था। ये जो हम लोग ऊपर में भी जो देखे हम लोग वही बातें हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है, कंपनी के जो लोग हैं, अब अंग्रेज हैं सभी के सभी, उसको तो नहीं गांव का आइडिया है। ठीक है, ना किसानी का, ना कृषि का, किसी चीज का उसको आइडिया नहीं, वो कैसे सुन लेंगे? दूसरा नंबर, कंपनी के आसपास के जो लोग हैं, जो ठेकेदारी लिया भी, वो सब पढ़ा लिखा है या फिर जो शहर से रहने वाला है, गाँव का तो है। ठीक है, ऑटोमेटिक मिल जाए। तो शहर का जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार टाइप लोग, सट्टेबाज टाइप लोग था, उसको कोई गाँव की समझ जानकारी ये इसका सबसे बड़ा कमी था। ठीक है, कि कंपनी के काम कर्मचारी जो है वसूल नहीं पा रहा था पैसा। ठीक है, उसको समझ जानकारी नहीं था, उसके पास उतना गांव घूम घूम के लेना पैसा संभव नहीं था, तो उसके पास वह क्षमता था, इसलिए वो पंचवर्षीय लाया। पंचवर्षीय इसलिए असफल हो गया कि जिसको दिया वो जो है पैसा वसूलना, उसको भी गाँव की जानकारी नहीं, उसको भी कृषि की जानकारी नहीं, वो सट्टेबाज आदमी, उसको भी जमीन से कोई मतलब नहीं, ना किसान समझता, उसको सिर्फ पैसा था और निश्चित थाने टैक्स की इतना ही लेना है, दबा के पैसा वसूल रहा है सब। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त कितने मतलब लागू किया था? कुछ बोलना चाह रहे हैं? वारेन हेस्टिंग
बायन हेस्टिंग्स। सहकारी शाखा सुझाव किसने दिया था? सहकारी शाखा कोऑपरेटिव क्रेडिट का सुझाव किसने दिया था? फ्रेडरिक निकोल्सन हो जाएगा, ठीक है, फ्रेडरिक निकोल्सन दिया था। हाँ, इन्होंने ये जो ही है ना मद्रास, मद्रास का एक सिविलियन था। 92 में मद्रास सरकार को जो है सर्वप्रथम इसने जो है मद्रास सरकार को दी गई एक रिपोर्ट में बताया था कि सहयोग शाखा समिति जो है, मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक अभी सुने होंगे। हाँ हाँ, तो पहले जो है कोऑपरेटिव, जो अभी सहकार का मंत्रालय भी चलाया है भारत सरकार, तो सहकारी शाखा का सुझाव जो है यहीं से पैदा लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रेडरिक निकोल्सन मद्रास सरकार को एक रिपोर्ट में बताया था 92 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। ये क्या बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अपना बायन हेस्टिंग्स जो है करा शासन काल में कॉर्नवालिस ने जो है अस्थायी बंदोबस्त। अब अस्थायी बंदोबस्त क्यों लाया? पंचवर्ष, अभी देखे हम लोग 1765 से 72 ध्वज शासन, ये असफल हुआ। फिर लाया गया पंचवर्षीय, तो यहाँ दिया 77, तो मान लेते हैं 72 और 5 से 77, तो यहाँ पर ये असफल हुआ पंचवर्ष। तब लाया 1 साल वाला, ये भी असफल हो जाएगा। 1700 जो है 89 में इसको शुरू किया जाएगा, किसको? अस्थायी बंदोबस्त को। हालांकि अस्थायी बंदोबस्त इसका नाम नहीं होगा, ठीक है, उस टाइम इसका नाम 2-3 और जो नाम है वो रखा गया 1789 में, लेकिन 1793 में इसको अस्थायी कर दिया जाएगा। जब इसको अस्थायी कर दिया जाएगा, इससे पैसा अच्छा आ रहा है, चलो इसी को परमानेंट कर देते हैं, इसी का नाम इसको पड़ गया अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, ये परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदार की जमीन का जो है, मतलब जमींदार जो है, जमींदारी बात ध्यान रखिएगा, वो जमीन का स्वामी में होता था और भू राजस्व वसूलता था और कर जो है सरकार को निश्चित करती थी, ठीक है। चलिए, अस्थायी बंदोबस्त किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? तो किसका शासनकाल? कॉर्नवालिस 93, ठीक है। यहाँ दिए, देखा ना, बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय 89 में, हम पहले बोले कि 89 में इसको शुरू किया गया। सर जॉन सॉर ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके नई पद्धति की रूपरेखा रखी, यहीं पे लागू भी हो गया था हालांकि, ठीक है। इसको 93 में अस्थायी किया गया। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमरारी या जगरदारी, या ये देखिए जितने वर्ड है कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये अस्थायी बंदोबस्त, इसका नाम खाली 93 में पड़ा था, बाकी उससे पहले इसका नाम इस्तेमरारी, जागीरदारी, ठीक है, वंशजदारी ये था। यानी जमींदार जमीन का जो है, मतलब कि एक तरह से मालिक होता था। जमींदार को ये अधिकार था कि जैसे मानिए हम कहीं के जमींदार है, तो हमें ये अधिकार होगा कि भले किसान को दे जमीन, मतलब सब जमीन किसान का है। सोचिए आपका गांव है, सोचिए आपका गांव किसान है, मतलब जितने किसान है सबका जमीन, लेकिन आप कंपनी बोला कि नहीं जमींदार तुम रहोगे, तो जमींदार आप हो गए और जमीन का मालिक अल्टरनेट आप हो गए। मतलब सब किसान का जमीन था, लेकिन जमींदारी आपको मिलने से मालिकाना हक आपको मिलेगा। अब जमीन को आप बेच भी सकते हैं, अपने बेटा को भी, मतलब आप मरिएगा तो आपका बेटा जो आएगा नेक्स्ट जनरेशन, उसका वो मालिक हो जाएगा। जमींदारी प्रथा ऑटोमेटिक उसको ट्रांसफर हो जाएगी। जमींदारी प्रथा वंशानुगत थी, जमींदारी को हम बेच सकते थे, ठीक है, जमींदारी को हम खरीद सकते थे, ये सब सिस्टम इसमें थी, ठीक है। और सूर्यास्त का नियम जो हम बार बार बोल रहे हैं वो तो था ही। तो 1789 में सर जॉन सॉर इसको शुरू करवाया था। उसके बाद इसको 93 में कॉर्नवालिस ने परमानेंट कर दिया। इसका 3-4 नाम है, ठीक है। अस्थाई मतलब चिरस्थाई, इस्तेमरारी बंदोबस्त, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक का जो जिला था वो, और बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। हम उस टाइम बोल रहे थे कि जिला जो है कहीं बनारस और गाजीपुर के हम खोज रहे थे, ठीक है। उत्तरी कर्नाटक वहां लिखा हुआ था, ये नहीं लिखा हुआ था बनारस और गाजीपुर। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या होता था कि पूरे भारत का, ब्रिटिश भारत जो था उस टाइम का क्षेत्रफल, उसमें 19% क्षेत्रफल पे सम्मिलित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान कितने? 10/11, 1/11, जो कि हम पहले बता दिए आपको। 10/11 कंपनी को, 1/11 जमींदार रखता अपने पास, जितना सुन रहे हैं उसमें दबा के, ठीक है। जेम्स ग्रांट ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का विरोध किया था। अभी एक आगे हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए कि किसने विरोध किया था, तो जेम्स ग्रांट, ठीक है, जेम्स ग्रांट ने विरोध किया था, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि ये स्वयं कॉर्नवालिस के प्रमुख सलाहकार थे जेम्स ग्रांट। और आरसी दत्त जो है इतिहासकार है, उन्होंने जो है अस्थायी व्यवस्था को पूर्ण विरोध किया और अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, मतलब उनकी पुस्तक का नाम ये है, ठीक है, इसमें उन्होंने पूर्ण विरोध किया। ध्यान रखिएगा कि 2 व्यक्ति इसका विरोध कर रहे थे। कौन कौन कर रहे थे? जेम्स ग्रांट और आरसी दत्त। आरसी दत्त का किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। बाकी हमको लगता है इतनी देर से अगर अस्थायी बंदोबस्त को हम चिल्ला रहे हैं तो आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है।
इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो कर्नवालिस का शासनकाल है। ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त किस प्रकार? अस्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है। किस प्रकार है? जमींदारों द्वारा लगाया गया भूमि कर, तो जमींदार थोड़ी टैक्स लगा रहा था, किसानों पर, जमींदार पर नहीं लगा था, किसानों पर लगाया गया भूमि कर। तो किसान पे भूमि कर लगा था कि नहीं लगा था? लगा था। लेकिन हम ये भी लगा। कर लेते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भू कर की वसूली, तो जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त तो वही है। सबसे मतलब सही आंसर ये लग रहा है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पैसा वसूला जा रहा था। कौन वसूल रहा था? जमींदार। और वो किसके कौन सा पैसा वसूल रहा था? तो भूमि का टैक्स, रेवेन्यू वसूल रहा था। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये हो जाएगा आपका सही। जंगल की भूमि पर लगाया गया करती, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदार के साथ किया गया, ग्रामीण समुदाय के साथ, मुकदमों के साथ, या किसानों के साथ? देखिए यहाँ पर चकमा खा जाएगा आप, हमारे किसान के साथ में, किसान था बीच में, था इधर कंपनी था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ECI, और इधर जो है जमींदार था नीचे। ठीक है, जमींदार को बोला कि तुमको ये पूरा बिहार का इलाका रहा, इतना रुपया तुम हमको हर साल वसूल को दोगे। ठीक है, और तुमको हम अस्थायी कर दिए, परमानेंट कर दिए, तुम यहीं के जमींदार परमानेंट हो, तुम हमको पैसा वसूल कर लाओ। तो ये बातचीत दोनों किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार के बीच हुआ था। तो अल्टरनेट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अस्थायी बंदोबस्त किसके बीच किया गया था? जमींदार के बीच किया गया था। ध्यान रखो। अगला है, निम्नलिखित में 93 में अस्थायी बंदोबस्त जो है, 93 में ऐसी अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? उसको ही क्वेश्चन करने वाली। अस्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? हम थोड़ा देर पहले पढ़े, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तीनों इलाका उस टाइम बंगाल था। ठीक है, और उसके बाद जो है बनारस। ठीक है, अब ये दो, बनारस और उत्तरी कर्नाटक यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, उत्तरी कर्नाटक, गाजीपुर भी नहीं लिखा हुआ है, और गाजीपुर। ठीक है, ये सब बार बार आप करेंगे तो आपके माइंड में इतने यादें रहेगा कि आंख मूंद का क्वेश्चन आएगा, सही होगा। कर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकार में किसने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? हम बोले थे ऊपर कि नीचे आएगा क्वेश्चन। तो कर्नवालिस का कोई सलाहकार जो बंदोबस्त का विरोध किया, कौन किया विरोध? जेम्स ग्रांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूमि अस्थायी व्यवस्था के बारे में RC दत्त के क्या विचार थे? तो RC दत्त विरोध किया, समर्थन किया? पूर्ण समर्थन गलत है, इसका पूर्ण विरोध किया, टोटली कंप्लीटली अपोजिट। ये सही हो जाएगा। इनका किताब का नाम पता है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1793 में कर्नवालिस में भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति को बढ़ोतरी देखी गई। मतलब ये बहुत सारा पेचीदा चीज फंसा, कानूनी विवाद फंसा इस व्यवस्था के बाद। तो किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ कर देखा जाए? मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि 93 में जब अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस ने लगाया, उसके बाद बहुत सारा कानूनी विवाद बढ़ा। इस कानूनी विवाद के पीछे आप क्या एक कारण देख रहे हैं, आपको बताना। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, पहला, रैयतों की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सही। देखिए, रैयत जहां जहां वर्ड आएगा ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान। रैयतों की तुलना में जमींदारों को, यानी किसानों की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त। मतलब पूरा बाप दादा नाना मतलब सबका जमीन का मालिक किसान था, मतलब पुश्तों से, और एकाएक किसी ने जमींदारी ली और पूरा जमीन का मालिक वो हो गया। तो दोनों के बीच जो है झगड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जमींदार को अधिक पावर मिल गया। तो पहला तो ये है, पहला ये कारण एकदम सही हो जाएगा आपका। ठीक है, होगा। तो लेकिन किसान कहाँ जाएगा केस करने के लिए, ये बताइए? कहीं भी नहीं। तो ये तो कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वहां से जुडिशियल सिस्टम था नहीं कि किसान, मतलब दिक्कत तो है, मतलब हमको तकलीफ है कि हमारा जमीन चला गया, लेकिन न्यायिक व्यवस्था बढ़ने का कोई कारण हो सकता है? बताइए। कर ही नहीं सकता है वो, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार को अधिपति बनाना, मतलब कि कह रहा है कि वो मतलब बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जमींदारों को। ठीक, इसके कारण से। ठीक है, तीसरा, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। ये न्यायिक पद्धति का तो कोई सेंस ही नहीं, इसका भी कोई सेंस ही नहीं, किसी का कोई सेंस नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखिए। कर्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमींदार को भूमि का वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर दिया गया था। तब तक वह लगान एकत्र करते, उसका 10 भाग सरकार को देते, 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखते। जमींदारों को भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था, मतलब कि इलाका बटा हुआ नहीं था। ठीक है, अच्छा,
ये मेन रीजन ये था, अब समझ में आया, यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जमींदार का इलाका बटा हुआ नहीं था, तो ये वाला जमींदार उसके इलाका में घुस जाता होगा, वो वाला जमींदार इसके इलाका में घुस जाता होगा, ऐसे करके, ठीक है। अपने में सबका परफुरी कर रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ दे रहा है कि लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, पर्ती आदि भूमि निर्धारित न होने का, यानी कौन भूमि में लगान नहीं देना है, कौन चारागाह है जहाँ कृषि नहीं होता है, कौन पर्ती है, ये सब मतलब जमीनों का प्रकार नहीं बांटा गया, सब जगह धन 22 पसेरी कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जमींदार का इलाका नहीं बांटा गया, ये सब विवाद का कारण था, ठीक है। जमींदार और कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विविधिक विवादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इस व्यवस्था के तहत किसानों के पट्टे देने की अनिवार्यता रखी गई थी, किंतु बहुत से जमींदार ने अपनी रैयतों को पट्टे जारी नहीं किए, क्योंकि जमींदार के ऊपर कोई सरकारी, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत हाईलाइटेड चीज है कि जमींदारी सिस्टम ये हुआ था कि जमींदार और कृषक के बीच जो है ना, जमींदार कृषक को पट्टा देगा, ठीक है। मतलब किसान को पट्टा देने की मतलब अनिवार्यता कर दिया गया था कि आपको पट्टा देना है, लेकिन जमींदार अनकंट्रोल थे, कंपनी का कंट्रोल उस पर नहीं था। जमींदार जो है कभी भी किसान को कोई पट्टा उट्टा नहीं देते, अपना रैयत लेते, बात खत्म करते, ठीक है। ये चीज रैयत कहते हैं, मतलब टैक्स लेते, बात खत्म करते, इसीलिए विवाद हो रहा था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपना अपेक्षा की गई थी कि वे खेतहरों को पट्टा जारी करेंगे, ठीक है। और अपनी पट्टा जारी नहीं की, इसका क्या कारण था? तो कंपनी का कंट्रोल नहीं था उस पर, सिंपल से कारण था, ठीक है। हाँ, तो जमींदार के ऊपर कोई सरकारी जो है नियंत्रण नहीं था, अनिवार्य होने के बाद भी जो है वो ये काम नहीं किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ग्रामीण समाज के चिरस्थायी बंदोबस्त, वही परमानेंट सेटलमेंट का परिणाम क्या हुआ? अब बताइए, सिंपल आपको हम बताते हैं कि यहाँ एक मानिए किसान है, सिंपल सा, ठीक है, इस कलम से लिखना पड़ेगा। किसान है, किसान से कह दिया, मतलब कि जमींदार को बोल दिया कि 1/11 10/11 जितना तुम वसूलोगे उतना ज्यादा तुमको मिलेगा। तो दबा के किसान से वसूलेगा ना, तो खून पी जाएगा शरीर में, मतलब सिरिंज मारेगा जितना खून निकाल लेगा। तो जब इतना खून निकाल लेगा उसका शरीर में बचेगा नहीं तो मरेगा, सिंपल सी बात है। यानी किसान का जो उपज होगा, उपज का ज्यादातर हिस्सा वो टैक्स लग जाएगा, 33%, 52%, 30%। तो फिर अगर उपज का इतना परसेंट टैक्स दे दिया, फिर उस खेती में जो पैसा लगाया, वो पूरा जिंदगी मजदूरी किया, वो क्या खाएगा? तो ऑटोमेटिक है किसानों को बहुत ज्यादा घाटा होने लगा, क्योंकि हमेशा इतना तो प्रॉफिट होता नहीं है कृषि में। तो जब घाटा होने लगेगा, तो कोई घाटा होने के बाद उसमें निवेश भी जो है लोग नहीं करना चाहता है, और ऋणग्रस्ता की स्थिति आ जाती है किसानों की। ऋणग्रस्ता आएगा तो सिंपल सी बात है, एक बार ऋण लेके करेगा, 2 बार करेगा, तीसरा बार वो फांसी लगाएगा या कृषि छोड़ देगा। ऐसा होगा, कृषि से उत्पाद जब मतलब कम हो जाएगा, मानिए कृषि उत्पाद कम हो गया, तो ऑटोमेटिक है कच्चा माल उद्योग को जाता था, कच्चा माल नहीं जा पाएगा। और जब कच्चा माल उद्योग में नहीं जाएगा तो उद्योग धंधा बन जाएगा, उद्योग धंधा बंद होगा तो उत्पादन कमेगा, उत्पादन कमेगा तो सिंपल है बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो अल्टरनेट दुष्चक्र का सिद्धांत जो है चलने लगेगा। अल्टरनेट घूम फिर के फिर वही चलाएगा कि बचत में है तो निवेश में हो पाएगा कहीं, और मेन चीज कृषि ही था। तो सीधा सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ हम परमानेंट सेटलमेंट करने से बंगाल या बिहार के इलाका में, बंगाल बिहार उड़ीसा में भूखमरी, अकाल, ये सब बहुत आने लगा ज्यादा, ठीक है। और छोटे मोटे जितने भी उद्योग थे वो सब उसका क्षरण होने लगा। अब यहाँ ऑप्शन दिया है, ब्रिटिश यौमन किसानों की तरह ही कृषि, लो तो हम अपना बता दिए, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। हाँ, ब्रिटिश यौमन, ठीक है, ब्रिटिश यौमन किसानों की तरह ही कृषि की उन्नति करने के लिए जमींदारों ने पूंजी लगाया, उद्यम किया। मतलब कह रहा है कि जमींदार पैसा इन्वेस्ट किया और उद्यम किया, ठीक है। मान लेते हैं किया, ठीक है, उसके पास पैसा आया होगा तो उसी के पास पैसा था, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं। दूसरा चलिए, मतलब इसका परमानेंट सेटलमेंट का प्रभाव कह रहा है, ठीक है, देखिएगा। दूसरा, धनी किसानों को एक समूह ने, जिस जोतेदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई, ठीक है। तो जो धनी मतलब संपन्न किसान थे, उसके एक समूह ने, जो जोतेदार कहा जाते थे, गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई, मतलब अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाया ज्यादा, मतलब उसके पास पैसा आ गया तो, ठीक है। हम इसको भी रोक लेते हैं, होल्ड कर देते हैं। किसानों पर निश्चित राजस्व, मतलब उगाही लगाने वाले परिणाम स्वरूप किसानों में समृद्ध संपन्न हुए। मतलब कह रहा है रैयत पर निश्चित उगाही लगाने के परिणाम स्वरूप किसान समृद्ध हुए, मतलब जो टैक्स लगाता था वो ज्यादा मजबूत हो गया, ठीक है, वो किसान, ठीक है। आगे दे रहा है आपका कि जमींदारों पर निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षी नियंत्रण लगाने के लिए कंपनी द्वारा आरंभ की गई कलेक्टरी मतलब ये वसूली,
मतलब वो कलेक्टरी मतलब कलेक्टर नहीं समझेगा, वसूली की प्रणाली लोकप्रिय होने में असफल हो गई। मतलब कह रहा है ये जो व्यवस्था बनाया गया वो ज्यादा लोकप्रिय में हुआ, असफल हो गया। ठीक है, अब आइए, ठीक है, पहला कहा कि पूंजी लगाया किसान, मतलब कि जो ब्रिटिश ह्यूमन किसान था वो धन को बढ़ावा दिया। जब इतना ज्यादा व्यवस्था डूब रहा होगा तो कोई पैसा लगाएगा? बिल्कुल नहीं। चलिए, लेकिन जो धनी मतलब किसान कह रहा है कि धनी संपन्न किसानों के एक समूह ने, जिसे जोतेदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाली। तो वो इसलिए सफलता पाली है क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा था। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जब पैसा जिसके पास ज्यादा होगा तो वो अगर मानिए दूसरा का भी मतलब दे लिया या उसका जमीन ले लिया या उसका मतलब जैसे भर के राजस्व उसका जमीन हड़प लिया या कुछ भी करके हो, उसके पास पैसा था, वो पहले से धनी संपन्न था, तो उसको टैक्स ज्यादा परेशान नहीं कर पाया। ठीक है, ये अगर अभी सोचे कि एक छोटा सा उद्यम खड़ा करना है तो जिसके पास पैसा नहीं है ये 50,000 वो कर पाएगा अच्छा है, जिसके पास 1-1.5 लाख 2 लाख होगा वो अच्छा कर पाएगा। तो जिसके पास पैसा होगा वो कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि धनी वर्ग धनी होते चला जाएगा और गरीब वर्ग गरीब होता चला जाएगा ऐसी स्थिति में। ठीक है, तीसरा है रैयतों पर निश्चित उगाही करने के पर किसान से मतलब अब किसान से आप पैसा वसूलिएगा और किसान संपन्न हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब आपसे हम पैसा भी वसूल रहे हैं और आप ही अमीर हो जाइएगा, ऐसा कभी संभव नहीं। देखिए लिखा है रैयत किसानों पर निश्चित राजस्व उगाही लगाने के परिणाम स्वरूप किसान समृद्ध संपन्न हुए। ऐसा थोड़ी, ये तो मतलब मर गया, ये तो बेचारा का नौकरी चला गया सारा का सारा, इसका व्यवस्था हो गया, चल चला गया। और दूसरा कह रहा असफल रहा, असफल तो नहीं रहा, बहुत अच्छा सफल रहा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर आप जो है स्किप करके डी पे आ जाएंगे। अब ये पूरा बात यहाँ पे लिखा होगा भाई साहब। अब ये देखिए पढ़ना पड़ेगा, इतना लगता है हमको फिर से। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महाभारत 93 से में लिखता है। हाँ यही तो बात है। फिर कॉर्नवालिस ने 93 में जो है बंगाल में प्रांत में इसको लागू किया था। इससे कंपनी और जमींदार के बीच मध्यस्थता हुआ था, ये हम बताए थे थोड़ा देर पहले, क्वेश्चन भी था। जमींदार जब तक लगान अदा करता तब तक वो भूमि का मालिक बना रहता। यदि लगान तिथि निर्धारित देने देर हो जाता या लगान चुकाने में असमर्थ हो जाता तो सूर्यास्त का कानून, जो हम ऊपर से ही चिल्ला रहे हैं कि सूर्यास्त के कानून के तहत उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाती, उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती, दूसरा कोई नहीं जमींदार हो। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर बार क्वेश्चन भी आएगा या हम बता देते हैं, याद दिलाइएगा। बंगाल में ग्रामीण समाज के चिर अस्थायी बंदोबस्त भू राइज के अधिकार से जमींदार में नियुक्त किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि धनी किसान एक समूह जोतेदार जो मतलब बहुत पैसा वाला लोग था, वो गांव में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। और फ्रांसिस बुकन ने उत्तरी बंगाल में स्थित जोतेदार वर्ग का संक्षिप्त सर्वेक्षण किया और गांव में जोतेदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गई थी। मतलब गांव के जो जोतेदार थे बड़े पैसा वाले लोग थे, वो हम बताए, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा है, करोड़ों रुपया है, उसको टैक्स दूसरा का भी टैक्स भर दिया, उससे जमीन हड़प लिया, उसका भी दे दिया, उससे उसके बाद अपने आप अब और संकल्प के केंद्र किसी व्यक्ति में सारा पावर आ जाएगा कलेक्टर में, तब ये अधिकार न्यायिक अधिकार से कलेक्टर से छीन लिया गया था। इस जमीन को हो गया उसको फसल करने
जमीन वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिलेगा। एक निश्चित समय पर लगान अदा न कर पाने की स्थिति में भूस्वामी की जमींदारी जब्त हो जाती। अब यही पे हम बोल ही देते हैं यार, कितना देर तक बर्दाश्त करेंगे। इसी को सूर्यास्त का नियम बोलते हैं। अब मानिए कि छोटा जमींदार है, ठीक है, गांव में 200 घर है, 200 घर में सबसे वो टैक्स तो वसूल नहीं पाएगा, क्योंकि सब आदमी समय पर पैसा गांव का रहता नहीं, दे नहीं पाएगा। उसको क्या कि गोली थोड़ी मार दीजिएगा, मारवो कीजिएगा, जान से मार दीजिएगा, पैसे नहीं तो देगा कहां से, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जमींदार क्या करेगा? जमींदार के पास पैसा होगा बहुत ज्यादा, तब न पूरा गांव का बिना पैसा वसूले भी कंपनी को, ईसीआई को दे आएगा पैसा, ठीक है, सिंपल सोचिए। उसके पास पैसा होगा तब देगा। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा जमींदार के पास, तब तो पैसा वसूलेगा नहीं, तो देगा नहीं। और देगा नहीं तो दिन फिक्स कर दिया है कि यही तारीख है सूरज डूबने से पहले, और सूरज डूब गया तो जमींदारी खत्म, इसका जमींदारी खत्म हो जाएगा। ऐसे में जो कमजोर जमींदार थे, यानी जिसके पास पैसा कम था, पूंजीपति नहीं था, उसका जमींदारी खत्म होते गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ दरिद्रता, गांव में दरिद्रता आ गई है। गांव में जो है इतना न ज्यादा ये सब वसूला है जमींदार पैसा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, ऋण इतना ज्यादा ले लिया कर्जा कि इसके पास मरने के सब दूसरा विकल्प नहीं थी, पैसा देगा कहाँ? उसको कितनों पीट लो। अब पैसा देगा नहीं, तुम्हारे पास भी ज्यादा पैसा है नहीं कि तुम कंपनी को दे आओ इस तारीख से पहले, तो तुम्हारा दिन में सूरज ढला, तुम्हारा गया जमींदारी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बड़े बड़े शहर के जो बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, वो सब सोचे कि यार उद्योग धंधा मेरा बंद हो ही रहा है, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि कृषि डूबा, कच्चा माल डूबा, कच्चा माल डूबा, उद्योग डूबेगा। तो उद्योग धंधा में जो बड़े बड़े व्यापारी लोग बैठे हुए थे, उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ कि अब क्या करें हम, ठीक है। तो हमारा तो इधर तो बेनिफिट कम गया है उद्योग से, तो चलो हम जमींदारी ही खरीद लेते हैं और हम पैसा वसूलेंगे। तो जब जमींदारों की नीलामी होता है, अभी देखे ना कि पैसा जब नहीं जमा किया जमींदार, तो इस सूर्यास्त के नियम के तहत इसके नीलामी होगी जमींदारी की। तो नीलामी होता, ये क्या करता, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े जैसे मुंबई में बैठा है, कोलकाता में बैठा है, तो बड़े बड़े दिल्ली में बैठा है, और वो जमींदारी ले रहा है कहाँ, बक्सर का, ठीक है, मुजफ्फरपुर के एक छोटा सा गांव का, उस इलाका का जमींदारी ले रहा है, वहां से बैठ के ले रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है। कंपनी को पैसा दे दिया, बोला चलो ये इलाका पूरा मेरा, चलो ठीक है, हमको पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा से मतलब था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इसको बोलते हैं दूरस्थ जमींदार। दूरस्थ जमींदार, तो दूरस्थ जमींदार का कॉन्सेप्ट पैदा लिया, मतलब एक ऐसा जमींदार जो जमीन से बहुत दूर बैठा हुआ है, इतना दूर कि उसको दिख नहीं रहा, वो आ भी नहीं सकता है, तो डायरेक्ट आएगा नहीं सुनने के लिए। तो वो क्या किया, दूरस्थ जमींदार ने क्या कॉन्सेप्ट लाया कि चलो हम बीच में किसी दूसरे को दे देते हैं, वो वसूल लेगा। अब वो दूसरा क्या करता, वो दूसरे को दे देता। ऐसे करते करते 4-5 व्यक्ति बाद, दूरस्थ जमींदार यहाँ बैठा है, इसके बीच में 4-5 व्यक्ति बाद किसान आता, ठीक है, किसान, यहाँ पर किसान आता। अब यहाँ पे किसान है, ये अब इससे बहुत ज्यादा वसूलेगा तो कुछ अपने पास रखेगा तब इसको देगा, ये भी बहुत ज्यादा इससे लेगा तब कुछ रखेगा तब इसको देगा, फिर ये भी बहुत ज्यादा लेगा तब ये इसको देगा, कुछ अपने पास रखेगा। सेम कंडीशन इसके पास है, जो दूरस्थ जमींदार मतलब को देगा, ये भी बहुत ज्यादा लेगा तब इसको उसमें से कुछ देगा और कुछ अपना फायदा के लिए रखेगा। और लास्ट में ये जो दूरस्थ जमींदार इतना पैसा फंसाया है, ये भी कुछ रखेगा तब लाके ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा लास्ट में। अब बताइए, ये जो बीच में 4-5 लोग आ गए, ये पैसा का जो बंदर बांट हुआ, अंतोगत इसको भुगतान कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। तो अल्टरनेट किसान जो भुगतान कर रहा है, किसान को भुगतान करना पड़ रहा है ज्यादा, तो किसान की स्थिति और दयनीय होगी। मतलब दिन पर दिन किसान मरता गया, हम ये समझाना चाह रहे थे। तो दूरस्थ किसान मतलब जमींदार कैसे पैदा लिया और इसका क्या दुष्प्रभाव हो रहा था, समझ में आ गया। चलिए, इस प्रकार रैयतों द्वारा राजस्व अदायगी में चूक माना जाता था। इस व्यवस्था में कृषकों का नया समूह जोतेदार प्रभावशाली हो गया और जमींदारों की मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि उसके उत्तराधिकारी में चली। ये तो हम ऊपर ही बता दिए थे, चल संपत्ति विभाजी, मतलब कि कब्जियां को बेटा उठा तब बट उठ जाता। ये पूरा रामायण आपको समझ में आ गया होगा। हमको नहीं लगता है जमींदारी मतलब प्रथा कभी भी आपके सामने आएगा और किसी भी एंगल से आएगा और आपसे छूट जाएगा, नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, औपनिवेशिक भारत में भूमि व्यवस्था के राज्य व्यवस्था का संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 1790 में कर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बताइए 1790 में किया, 93 में किया अस्थायी बंदोबस्त, बस वो यही गलत है। जमींदारों को अपनी जमींदारी पूरी जमीन के मालिक के रूप में, मतलब जमींदार तो मालिक हो जाता था जमीन का, सही बात है। भूस्वामी वंशानुगत होता था, ठीक है,
उसके बाद उसका बेटा पोता नाती छेरपोता यही तो बता रहे थे। जमीनों को बेचने का, ये कितने बार हम बोले हैं, जमीन बेचने खरीदने सब अधिकार था जमींदारों को, ये भी अधिकार था। ठीक है, हम कुछ भी बोलेंगे तो उसको बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि मतलब किताब कम से कम 7-8 बार तो पढ़े होंगे, तो हमको पता होता है कि क्या कहानी से लिखा होगा। ठीक है, भले कुछ आंसर अपडेट कर दिया होगा, वही मिस्टेक होगा, बाकी तो कुछ ज्यादा नहीं मिस्टेक होना इसमें। चलिए, कर्नवालिस, ये भी कर्नवालिस का मतलब के बारे में वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, कर्नवालिस के समय जमींदारी प्रथा के अनुरूप जो है, जमींदार द्वारा संग्रहित की जाने वाली भू राजस्व में सरकार का भाग 70 था कि 90 था, ये बताइए। 10/11 कितने होगा? 90% होगा ना। 90%। ये गलत हो गया। यदि जमींदार द्वारा जो है नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा न किया जा सके तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती। कहते देर से क्या कर रहे थे, यही नहीं कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में कौन सा कथन सही है? चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। कितना गंदा आदमी है ये। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, ये इलाका में था। ठीक है, बनारस, चलिए इलाहाबाद, गाजीपुर, जो भी था। चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशानुगत अधिकार वाले भूस्वामी का नया वर्ग बनाया। ये सही है कि गलत है? अगला है, चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते थे। तो जब पैसा नहीं देगा, मार के भगा देगा, तो ओनली टू आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 1793 में चिरस्थायी बंदोबस्त में कौन से लक्षण सही है? ठीक है, अब देखिए, इतना देर जो आप भाषण सुने, उस भाषण का क्या फायदा हुआ? क्या यूपीएससी का भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप खुद उसको बना पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। कह चिरस्थायी बंदोबस्त भूस्वामी अधिकार कृषकों में नहीं था। चिरस्थायी बंदोबस्त में भूस्वामी का अधिकार, यानी भूमि का मालिक की कृषक था, जमींदार कौन था? जमींदार था। तो गलत हो गया। चिरस्थायी बंदोबस्त में भूस्वामी का अधिकार जमींदार में था, तो ये सही हो गया। सही है। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेज जो है लैंड ओनरशिप राइट। जहां पर इंग्लिश हिंदी समझ ना आए, आप इंग्लिश यूज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी वर्ड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आप समझ नहीं पाएंगे। अगला है, जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित रकम जमा करनी होती थी, इसी को सुयास का नियम कहते हैं। ठीक है, चिरस्थायी बंदोबस्त से जमींदार को काफी लाभ हुआ, जब कृषकों ने, जब जमींदार को तो लाभ हो करेगा और कृषकों को नुकसान। ठीक है ना, ये भी सही हो जाएगा आपका। तो 2, 3, 4 कहीं दिख रहा है कि नहीं है? सर, वो लाभ नहीं ना होगा। अगर मान लीजिए नहीं जमा करता था तो जमींदार को भरना पड़ता था ना। हाँ, ये सही है, लेकिन मतलब अल्टरनेट लाभ था, काफी लाभ है वो कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन आपको दे देगा 2, 3, 4 तो मारना पड़ेगा। क्यों मारना पड़ेगा, हम ये बता देते हैं। क्योंकि ये क्या है, जमींदार है। जमींदार हमेशा जितना असूलेगा 1/11 उतना मिल जाएगा उसको। ठीक है, जितना ज्यादा असूलेगा उतना उसको लाभ मिलते जाएगा, कंफर्म है। लेकिन यहाँ जो किसान है, किसान को तो नुकसान अल्टरनेट हो ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मानते हैं जमींदार, आप जो नॉर्मल जमीन, अगर यहाँ जो हम दूरस्थ जमींदार बोले थे, अब दूरस्थ जमींदार लेके सोच के देखिए, उसको तो लाभ था अल्टरनेट। ठीक, तो अल्टरनेट ये सही है, 4 नंबर स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ, क्योंकि ऑप्शन सेटल नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन के हिसाब से चले जाएंगे। ठीक ना, ऑप्शन नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे, नहीं अगर रहता तो हम उसको सही लेंगे। चलिए, बंगालों में अस्थायी बंदोबस्त का कार्यक्रम के विषय में बस वही, पारंपरिक जमीन अपनी भूमि खो दी। मतलब कह रहा है कि इसके बारे में बताइए कि क्या हुआ। द ट्रेडिशनल जमींदार लॉस्ट देयर लैंड्स। अभी हम क्या कर रहे थे इतना देर से, यही कर रहे थे ना? तो छीन लेता था। नहीं, देखिए, ट्रेडिशनल जमींदार, तो ट्रेडिशनल जमींदार बहुत कम पैसा वाला होगा। ठीक है, तो लॉस्ट देयर लैंड्स, वो अपनी जमीन कैसे सूर्यास्त कानून के तहत खो दिया, और वहां से दूरस्थ जमींदार पैदा लिया, जो मुंबई में बैठा था, कंपनी का मालिक था। ठीक है, लंदन में बैठा हुआ कंपनी का मालिक था, वो सब पैदा लिया। तो पहला स्टेटमेंट तो हम सही मान के चल रहे हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन पे खेलेंगे। जमींदार द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने के कारण यह रैयत द्वारा भू राजस्व अदायगी से चूक करा। जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने के कारण यह था, मतलब उसका रीजन यह था कि रैयत यानी किसान द्वारा राजस्व अदायगी में चूक। ये बात हम कितना देर आपको समझाए हैं कि गांव में 200 घर है, हर के पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से रैयत मतलब किसान पैसा नहीं देता, तो वो जमींदारों नहीं देता, तो इसको भी सही मानते हैं। कृषकों का एक नया समूह, जोतेदार प्रभावशाली हो गया। कृषकों का एक नया समूह, अ न्यू ग्रुप ऑफ फार्मर्स, बोलते थे ना जो धनी होते जोतेदार, मतलब जो बहुत ज्यादा पैसा वाला था गांव में। ठीक है, वो ज्यादा प्रभावी हो गया, उसके वो दूसरा का भी भर लेता था, जमीन हड़प लेता था, ऐसा सिस्टम था। चलिए, तो 1, 2, 3 तो सब सही अभी तक मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, चौथा चलते हैं। वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में
मतलब कलेक्टर, यह कलेक्टर वाला वर्ड दिया। कलेक्टर ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में जमींदारों को प्रतिस्थापित कर दिया। तो सही बात है, कलेक्टर जब आ गया तो जमींदार को रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस कर दिया? क्योंकि पूरा भू राजस्व उसी को वसूलना था। अब भू राजस्व वसूलने के साथ साथ न्यायिक जमींदार मतलब तीनों काम था, न्यायिक काम भी था, भू राजस्व भी था, और एक और था, वो भी था, यार भूल गया। ठीक है, तो लास्ट में इससे जो है न्यायिक वाला काम जो है छीन लिया गया कि नहीं, कि एक ही व्यक्ति में बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है ना कि मोदी जी ने सारा पावर दे दिए तो क्या अधिनायकवाद हो जाएगा, उससे बड़ा कोई नहीं होगा इस इलाका में, तो उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा बाद में, तो इसीलिए उससे पावर छीन लिया गया। तो 1 2 3 4 बताइए, कोई समझने में दिक्कत है? एनडीए का क्वेश्चन है। नहीं भैया समझ गए। ठीक। 1793 में स्थायी बंदोबस्त पुनः स्थापित हुआ। अब क्या हमसे ये सब पढ़वा रहे हैं? ठीक है, भूमि पर जमींदार का बुजुर्गा संपत्ति का अधिकार, हटाइए सब। बात नहीं होगा। वो जो बात हम भाषण दिए होंगे वही भाषण इसमें लिखा होगा, बाकी कुछ जमींदार नहीं होगा। ठीक है, बी होगा, बी 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 जमींदार का था ना अधिकार। कथी कथी जमींदार बोल रहे हैं? नहीं अच्छा, ये तो है। अस्थायी बंदोबस्त के क्या सही है ये? कृषकों को स्वामित्व का अधिकार, कृषकों को स्वामित्व का अधिकार, किसान को कहाँ? किसान को नहीं। जमींदार को भूमि का स्वामित्व, बिल्कुल सही। सरकार ने भूमि लगान मांग को अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया, ये सही है कि गलत है? द गवर्नमेंट परमानेंटली फिक्स द लैंड रेवेन्यू डिमांड, बताइए इसको सही माने या गलत माने? सही होना चाहिए ना, क्योंकि कॉर्नवालिस जो किए थे तो पता नहीं देख। और फिर आदमी इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द गवर्नमेंट परमानेंट, सरकार ने भूमि लगान की मांग को अस्थायी रूप से निश्चित किया था ना, वही तो किया था। 1/10/11 लेंगे। जमींदार, कृषक और सरकार के बीच मध्यस्थों की भूमिका निभा रहे थे। ये तो कृषक और सरकार के बीच जो है कौन था? ये जमींदार। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, 2 3 4, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वही बात है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि अस्थायी चिरमेस्तारी जो भी नाम है इसका अन्य प्रदेश में बहुत कम विकसित हो किया गया, क्योंकि 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिर अस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि जो है स्वीकृत नहीं थी। पहला बताइए क्या लग रहा है आपको? कह रहा है कि इस्तेमारी व्यवस्था या मतलब परमानेंट सेटलमेंट जो था उसको हम अदर राज्य में नहीं लगा पाए, इसके पीछे के क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? और ये 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला दे रहा कि 1810 के बाद जो देखा गया, क्योंकि ये तो 1793 की घटना है, तो 1810 मतलब थोड़ा सा 15 साल 20 साल के बाद कह रहा है कि कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, कृषि मूल्य में, जिससे क्या फसल का मूल्य बढ़ गया, मतलब कृषि में लागत बढ़ गया, लागत मतलब कि ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, सब चीज है, खेती भी करना है, तो उसमें मूल्य बढ़ गया, कृषि मूल्य जो उत्पादन। जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में क्या था, राज्य के अंश में वृद्धि जो है स्वीकृत नहीं थी, मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं था। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्राइसेस आफ्टर द increases the value of the harvest well by the permanent settlement, this allowed the increases in the state sale। अच्छा, राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं था, मतलब ये कह रहा है, एक सेकंड रुकिए हम समझाते हैं इस बात को, क्या लिखा है इंग्लिश पर है तब समझ में आया। कह रहा है ये कि कृषि के मूल्य में वृद्धि हुआ तो फसल के मूल्य में वृद्धि हुआ तो पैसा कुछ ज्यादा आने लगा, ठीक है। ये कह रहा है कि कृषि का अल्टरनेट ये समझा रहा है कि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, मतलब ये कहना चाह रहा है तो कृषि के वाणिज्यीकरण से पैसा ज्यादा आने लगा, तो पैसा ज्यादा आने लगा, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट जो कर दिया गया था 1/11 10/11, उसके हिसाब से पैसा राज्य को नहीं बढ़ रहा था, पैसा राज्य का पैसा फिक्स हो गया था, तो राज्य का स्टेट का शेयर जो है यहाँ दिखा है, ठीक है, स्टेट का शेयर नहीं बढ़ पा रहा था, इसीलिए पूरे अन्य राज्य में मतलब जितना इलाका है उसके छोड़ के अदर जगह इसको लागू नहीं किया गया, पहला ये, ठीक है। दूसरा कह रहा है रिकॉर्ड के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माता पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। द इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स, रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माता पर, ये थोड़ा सा हमको समझने में ये भी हो रहा है दिक्कत, छोड़ दीजिए इसको, रोक कर रखते हैं। तीसरा, राज्यों को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कालोचित प्रतीत हुआ, कालोचित क्या है? द स्टेट फाउंड इट एक्सपीडिएंट टू सेटल डायरेक्टली विद द राइट, मतलब रैयत, राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना जो है उसको अच्छा मतलब लगा कि नहीं,
मतलब उसको ऐसा प्रतीत हुआ बाद में कि हमें डायरेक्ट रैयत से बात करना चाहिए, न कि जमींदार से। जमींदार बीच में पैसा खा जा रहा है, वो इसको ऐसा पता चला। ये आर्थिक सिद्धांत जो कह रहा है ना, यही मतलब वो जो पॉलिसी मेकर था अंग्रेज सब, वो इसी यही मतलब सेंस देगा। ये जो पढ़ेंगे तो शायद हमको ऐसा लग रहा है, तो उसको ये बात समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए ये जो पैसा मतलब वाणिज्य कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, तो इधर पैसा बढ़ रहा है, लेकिन हमारे लिए नहीं बढ़ रहा है। पहला नंबर ये। वो जो रिकॉर्ड देखा आर्थिक सिद्धांतों की नीति, तो उसको ये लगा कि नहीं, हमारे भंडार पे पैसा इनकम पे प्रभाव पड़ रहा है। पहला नंबर ये, ठीक है। ये वाला तो 100% सही है, ठीक है। तो ये तीनों सही लिया है। इसमें अब देखिए क्या लिखा है। 93 में स्थायी बंदोबस्त 19% भाग, ठीक है। 1810 में पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि, फसल का मूल्य बढ़ा। स्थायी बंदोबस्त में स्टेट का शेयर अस्वीकृत, मतलब बढ़ना नहीं था। राज्य इस बढ़े हुए आय से किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता था। यही बात हम आपको समझाए ऊपर पढ़ के। रिकॉर्ड के आर्थिक सिद्धांत के आधार पर नीति निर्माताओं ने भूस्वामी को केवल औसत लगान पे दावा की बात की, ठीक है। और अधिशेष आय राज्य को कर लगान का सुझाव दिया। इसी कारण से रेतवारी को प्राथमिकता दी गई। इसी कारण रेतवारी बंदोबस्त को प्राथमिकता दी गई। इसीलिए इस्तेमरारी को, चिरस्थायी बंदोबस्त इस्तेमरारी को जो है पूरे अन्य प्रदेशों में बहुत कम विस्तारित किया गया। चलिए, कहानी ये था। नीचे दिए गए सावधानी पूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। अरे यार, पहले कथन ला न, तो तेरे पहले मांग रहा। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल से परे किसी अन्य क्षेत्र में बिरले ही बढ़ाया गया। परमानेंट सेटलमेंट, यही बात हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। अभी यही बात पढ़ के आए हैं ना। हाँ। क्या पढ़ रहे हैं कि बंगाल का जो इलाका था उसके बाहर 1810 के बाद कृषि मूल्य में वृद्धि हुआ, हम नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है, उसके पीछे रीजन दिया क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि स्टेट का शेयर फिक्स था। और साथ ही जो उसका पॉलिसी मेकर था उसको ये समझ में आ गया था कि हमारा जो आर्थिक मतलब सिद्धांत है वो निर्बाध हो रहा है, या हमारा जो मतलब इनकम का स्रोत है वो रुक रहा है। हमारा पैसा हमको ज्यादा आना चाहिए, नहीं आ पा रहा है, ठीक है। जबकि उधर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है। 1810 के बाद कृषि लागतों कीमतों में गिरावट आई, और इसके बंगाल कीमतों में गिरावट आई और बंगाल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अरे ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, हमको लग रहा है ना। ये तो दिया वृद्धि, वृद्धि ना। हाँ, ये तो गलत हो जाएगा। एक सही लग रहा है स्टेटमेंट क्या, ये आंसर क्या लिया। दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु कथन दो, कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं। आंसर क्या लिया, बी लिया है, सी लिया है। 1810 एक कथन सही है। हाँ ठीक है। वृद्धि हुआ था ना, कौन जो सा है फसल। कौन सा है सब है। हाँ ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, यही सिर्फ सही है, टेंशन नहीं लेना। अब ये दिया है कि भू राजस्व दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल बंचरो, ये कथन है, VVI कर लीजिए, ये हम बार बार पूछेंगे, ठीक है। एक स्टेटमेंट है। अरे यार, लॉक भी नहीं खुल रहा फोन का। कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल बंचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया था। ये लाइन किसके द्वारा बोला गया है, ठीक है। MTO किसी का नंबर कहाँ है यार मेरे दया पर छोड़ मुकेश कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह। चलिए, यही बात नीचे लिखा होगा। बंगाल में ब्रिटिश शासन द्वारा अधिकतम भू राजस्व उगाहने के परिणाम स्वरूप जो है टिप्पणी करते हुए कर्नवालिस ने बोला था कि बंचर यानी जो वन में निवास करता हो, कि जो मतलब वो है ना, क्या बोलते हैं, बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत ना किसानों को जमींदारों के मतलब की दया पर छोड़ देना, यही सब था। पहले बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, क्या कारण था? जमींदार का जमीन पर अधिकार न रहना। जमींदार के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार देना। टू द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडेटरी, मतलब वंशानुगत अपना जमीन, यही तो था ही, ठीक है। वो राजस्व का राजस्व निर्धारण करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। कौन नहीं लग रहा है। चलिए, इस सब के पीछे लॉजिक ये था कि जमींदार का एक नया वर्ग तैयार करें। 1857 में क्रांति हुआ था ना, तो जमींदार का एक वर्ग चाह रहा था तैयार करना लोगों का, जो हमें सपोर्ट करे अल्टरनेट, ठीक है।
समझ गए। चलिए, बिहार में प्रबल से लागू करने का जमींदार की जो व्यवस्था का अधिकार स्वेच्छा संकलन का अधिकार दिएगा। वास्तव में यह कर्नवालिस स्वयं एक जमींदार था, जो अंदर से भावना थी कि अंग्रेजों को भू व्यवस्था लागू करने उन्हें एक स्वामी भक्त, ये वर्ड देख लीजिएगा, स्वामी भक्त वर्ग मिल जाएगा, इसीलिए उस व्यवस्था का समर्थन किया था। ठीक है। कौन ब्रिटिश शासन के दौरान स्वामी भक्त इसलिए बनाना चाह रहा था कि बोले ना क्रांति का बात, 1857 क्रांति, तो क्रांति जो हुआ तो कोई यहाँ तो है जो हमारा सपोर्ट करे, हमारी भक्ति करे, हमारे पक्ष में खड़ा रहे, जैसा कि 1857 में आपको दिखा भी, ठीक है, उसके बाद भी दिखा, ठीक है। उससे तो ये चाह रहा था कि कुछ ऐसा सपोर्टर हम अपना यहाँ पर तैयार करें, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतबारी बंदोबस्त के किए जाने के संबंध में थे? तो कौन था ब्रिटिश भारत में रेतबारी बंदोबस्त करने के संबंध में, बताइए। कर्नवालिस, हाँ कॉर्नवालिस ये ही था होना ना? चाहिए ना। 1793 में लागू किए थे। अरे 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 अरे, बट ये क्या है क्या है क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंध में था? तो रैयतवारी व्यवस्था, अच्छा रैयतवारी व्यवस्था किसको कहते हैं पता है? पहली बार हम अभी घूम रहे थे अस्थाई बंदोबस्त है हम हम यही घूम रहे, माइंड में यही चल रहा था, ठीक ना, इसीलिए गलती हुआ तो है, और कोई भैया बात नहीं। आप पीछे बताए थे ना कि रैयत जहाँ भी आए तो समझ जाएगा कि किसान के बारे में बोला जा रहा है। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो रैयत अब हम यहीं पे डिकोड कर देते हैं, रैयत बारी, तो रैयत मतलब किसान, ठीक है। हम्म अब बारी मतलब इसे होता है गांव, ठीक है, लेकिन यहाँ गांव नहीं मानना है। अब जो है जमींदारी प्रथा जो था, स्थायी बंदोबस्त जो था, उसमें जमींदार के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार के साथ समझौता किया, ठीक है। अब बोला नहीं, हम जमींदार को बीच से हटा देंगे तो ज्यादा बेनिफिट आएगा, डायरेक्ट किसान से ही बात करो, किसान से डायरेक्ट, तो डायरेक्ट रैयत बारी, रैयत मतलब किसान, डायरेक्ट किसान के साथ बंदोबस्त, ठीक है, डायरेक्ट किसान के साथ समझौता है, डायरेक्ट किसान डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेगी? टैक्स जमा करेगी। अब समझ में आया? मतलब कि जो जमींदार जो टैक्स दुरस्त जो आया था, तो मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मतलब कम जाता था टैक्स, तो वो बोले क्या कि जमींदार को ना करके डायरेक्ट हम किसान से टैक्स लेंगे। ये अलग व्यवस्था मद्रास के इलाका में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये नहीं लग रहा है फोन, आउट ऑफ सर्विस आ रहा है, मतलब आउट ऑफ कवरेज एरिया, दोनों नंबर लगा दिए तुम्हारे से। मद्रास का 12 महल जिला अपना में तो ना। लगा दी थी, हम तो क्या बार लगा दिए। हम एक बार रुकिए, एक और नंबर उनका आपको घर वाला है, वाइफ शायद रखती है, वो देखते हैं। नहीं, हम इससे करते हैं, हमको वो आता है, हाँ कंट्रोल के नंबर से करते हैं, अपना नंबर से ही करेंगे, लगाते हैं उठाए कर। रैयतवारी व्यवस्था के जन्मदाता अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को माना जाता है। सर्वप्रथम 1792 में दक्षिण भारत के मद्रास के 12 मल जिला, ये जिला याद रखिएगा, ये जिला 3 बार आएगा क्वेश्चन। हाँ सर, कहाँ है, आइएगा, आइए आइए। हाँ वो लोग आ रखे हैं, ठीक। तो 51% हिस्सा, वो 19% था, 51% है, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मलिकाना और कब्जादारी अधिकार प्रदान किया गया। देखिए किसको मलिकाना अधिकार दिया गया? रैयत को, रैयत मतलब कि किसान, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। और वहां किसको था? जमींदार को था। तो अंतर है ना, मलिकाना और कब्जादारी अधिकार पर। रैयतवारी व्यवस्था के अंदर कृषक भूस्वामी होता था, तो पर समझ ही रहे हैं। इस भूमि की कुल उपज का 33% तो 55%, ये भी क्वेश्चन आपको आगे दिखेगा, कितना परसेंट टैक्स वसूला जाता था। आ रहा है, 10 मिनट में आ जाए। कंपनी का देखा, इस मद्रास, मुंबई के कुछ इलाका, पूर्वी बंगाल, असम, कर्नाटक, इस हिस्से में लागू किया गया। इसका तो देखिए, ये भी बार बार ही आएगा। उधर था बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा, मतलब जो हाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हाँ, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, और गाजीपुर, और उसका हाँ एक और डिस्ट्रिक्ट है।
रेतवारी बंदोबस्त के किसान अगर लगान के सीधे सरकार को दिया है, तो यही बात हम बोल रहे थे, किसान लगान सीधे सरकार को देगी, ठीक है। टॉमस मुंडो का मानना था कि रैयतवारी एक ऐसी महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, मतलब अभी भी है, अभी भी हम किसान डायरेक्ट सरकार को देती है टैक्स। महत्वपूर्ण तथ्य, अस्थायी इस्तेमारी बंदोबस्त सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई थी, ठीक है। अभी जस्ट पीछे बताए थे आप। किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है? तो ये थॉमस मुनरो बोला था, ठीक है। और मद्रास में रेतवारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तभी हम लोग देखे हैं थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया। रेतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लगाई गई है? तुरंत देखें, मद्रास में लगाई गई है। मद्रास में। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी रेतवारी व्यवस्था और उसके कार्यान्वयन के संबंध में होने के लिए कहना था? मतलब ये कह रहा है कि रेतवारी बंदोबस्त और उसके क्रियान्वयन के संबंध में कौन व्यक्ति जाना जाता था? अंग्रेज टॉमस मुनरो। यहाँ पर दूसरा नाम बोल रहे हैं, उन्होंने ही बताया था ना। हाँ, भू राजस्व रेतवारी का प्रयोग प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बस वही बात है, अलेक्जेंडर रीड यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर रीड मारेंगे, यहाँ पर गौर कीजिए कहीं मुनरो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, नहीं रीड, मिल रहा है ठीक है। तो जी। दोनों में से कोई मिल जाए। भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त और रेतवारी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, मतलब पहले ये बंगाल बिहार में, ये मद्रास में। तो देखिए है बंगाल और मद्रास में, ठीक है। अगला है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता। तो कौन हो जाएगा ये? रैयतवारी। रेतवारी सिस्टम। अगला है ब्रिटिश शासन में रेतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ब्रिटिश व्यवस्था में रेतवारी व्यवस्था कहाँ संग्रह किधर था? हम लोग किधर थे? मद्रास का इलाका कौन सा है? साउथ इंडिया वाला, मतलब दक्षिण भारत का, ठीक। आगे है ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवारी प्रथा लागू की गई थी। तो रैयतवारी कहाँ लागू किया गया था बताइए? मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास में। अच्छा, बम्बई नहीं लीजिएगा? बम्बई भी था। मद्रास और बम्बई दोनों। हाँ, तो यही देखिए, यहाँ ऑप्शन फंस जाएगा आदमी, खाली ये देख के मार के भाग जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो पक्का इसका आंसर देखिएगा ये लिया होगा, ठीक है। देखिए तो आंसर लिया है ना? हमें पता है, एग्जाम में फंसाने का पूरा प्रयास करता है। भू राजस्व भू प्रशासन जो है, भू प्रशासन की रेतवारी प्रणाली में कर संग्रहण का जमींदार का था, जमींदार खत्म, ठीक है। रेतवारी सिस्टम है ना, दायित्व कर चुकाने का दायित्व भू स्वामी पर था, ठीक है। तो जमीन का जो मालिक था उसी पे तो था। तीसरा क्या है? किसान ब्रिटिश और सरकार को सीधे देते थे, ये लेगा डायरेक्ट। देखिए यहाँ डायरेक्ट दिया। अब देखिए अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये सही होता है, ठीक है। क्योंकि किसान अभी ऊपर हम लोग ऊपर सिस्टम है ना कि कर चुकाएगा जो जमीन का मालिक जो किसान ही होगा। अल्टरनेट ये भी वही सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियरिफाई कर दिया पूरी तरीके से। नहीं, किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को राजस्व दे देते। किसान को स्वामित्व के भूमि का कोई अधिकार नहीं था, अधिकार था, भूमि का मालिक किसान ही होता था, ठीक है। रेतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सही है ना। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये और ये बताइए भैया। एक तो तीन तो सही लग रहा है, दो मतलब क्लियर कर दो तीन की बात है ना। वहां देखे थे पट्टा देने का बात था, लेकिन पट्टा जारी नहीं होता था, ठीक है। और चीज और पढ़े थे कि जमीन का मतलब सीधे पहले से फिक्स कर दिया, कोई सर्वेक्षण नहीं, कोई मूल्य निर्धारण नहीं, जैसे है वैसे एक बार फिक्स हो गया, फिक्स। यहाँ उसने देखिए क्या किया है कि जब मतलब कि कोई गलती होता है तो उसी से लोग सीखता है, ठीक है। मतलब गलती होगा उसी से सीखेगा, सिंपल सी बात है। तो अस्थायी बंदोबस्त जो था उसके बाद जब दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में जो मतलब हम लोग देखे मुंबई का इलाका और मद्रास का इलाका में जो व्यवस्था है रेतवारी, तो किसान डायरेक्ट देता था। और इसमें क्या हुआ था तो रैयत को वहां पट्टा नहीं मिल पा रहा था। यहाँ का नहीं पट्टा देंगे, क्योंकि वहां गलती ये चीज हुआ। अस्थायी बंदोबस्त हम लोग पढ़े थे ना कि पट्टा देने की बात थी, लेकिन जमींदार पट्टा दे नहीं रहा था क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं था कंपनी का। हम ये भी पढ़े। तो ये एक सुधार किया गया। दूसरा सुधार ये तो उसमें जमीन में ये था कि जमीन के एक बार कह दिया 1/11, 10/11, जितना वसूल के लाओ उतना लाओ। बोला इस बार बोला नहीं, इससे ज्यादा शोषण हो रहा है, किसान मर रहा है, खेती बर्बाद हो रही। तो ये क्या करो हम फिक्स कर दो इलाका में, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए तो उसके लिए आपको क्या होगा? भूमि का सर्वेक्षण करना होगा और मूल्य का निर्धारण करना पड़ेगा। ये भी हो जाएगा। आ रहे हैं साहब, 5 मिनट और इंतजार कीजिए। एनटीआर मार दे, डिपार्चर करिएगा साहब, डिपार्चर करिएगा। एनटीआर मार लेते हैं, 2 लाइन मार डिपार्चर कर। मुझे कितना टाइम हो गया?
पुलिस कैसे हुआ है? तब नहीं मारेंगे, तब साहब की यही पैसे 22-40 पे, ये 35 पे जय के करना कर लीजिए, 40 पे कर लीजिए तो 23-50 में 74 अब आप कर सकते हैं 23 में बात कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। मुंबई और मद्रास के अधिकांश भाग में रेत वाली फैलाव की गई थी। हाँ नहीं ठीक है, 23-10 साल करेंगे साहब ना, तब कितने बजे करिएगा? 23-10 पर करिए ना, अरेवलो आज ना करिएगा, कल के डेट में करिएगा, हम ये देख रहे हैं कि आज ही के डेट में करिएगा ना। ओ तब कल के डेट में हम करिएगा, हम समझ गए डाटा 11:40 हो गया। हम आज के डेट में सोच रहे थे कि आज के डेट में कर लीजिए। आज के डेट में तो 40, 23-10 और 23-40 यार ये गाड़ी जाइए सर, क्या बस तो जाइएगा। बस घुमाने में भी बड़ा लफड़ा, घुमाने में भी बहुत दिक्कत। ये बात क्या हो गया? उदास का है साहब, दीदी बोली है इस्तीफा नहीं देगी। बाकी है। जैसे बाजार में दुर्गा मंडप का मंदिर ताला बंद, बीजेपी जैसे जीता में जाके ताला तोड़ा। हाँ ये हुआ है, तो न्यूज में आया था, नेशनल न्यूज में चल रहा था। हम क्या ऐसा क्या हो गया भाई, फिर हम भी खोल के ये आगे वाला अच्छा आसनसोल में है, बस स्टैंड के आगे गोली मार दिया। करिए ना, हम कर देंगे, अभी चलेगा 2-4 दिन हिंसा उनका, जब तक मुख्यमंत्री ना बन जाता है होगा। वही तो साहब कहे, दीदी बोल दी हम नहीं छोड़ेंगे गद्दी, कुछ भी हो जाए। इधर गए रे भाई, तो बस मुंडो ने मांगा था इसमें हमारा रूम गर्म रहता है, क्योंकि उधर से लॉक रखते हैं, इधर से ज्यादातर लॉक रखते हैं। अभी खोल दिया।
बोलो, ये तो समझ आ ही गया ना, तीनों हो जाएगा। ये पढ़ लिए सब लोग एक बार क्या इसको? हाँ पढ़ लिए भैया। इसमें जो अस्थायी बंदोबस्त में दिक्कत था ना, सबको इसमें ठीक किया गया था, कुछ नहीं। बीच में जमींदार था, जमींदार को हटा दिया, ठीक है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर 1/11 10/11 फिक्स था, बोला नहीं फिक्स नहीं रहेगा, इसको भी हटाओ, ठीक है। मतलब जो दिक्कतें थी उसको ठीक करने का प्रयास किया गया था। जमींदार था, जमीन का मालिक, बोला नहीं किसान ही है, क्योंकि जो जोतेगा जमीन को वही उसका मालिक हुआ, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 30 साल तक रहेगा, 30 साल बाद फिर से तय करेंगे कि जमीन कितना टैक्स लेना है, ठीक है। तो हो सकता है मूल्य वृद्धि हो जाए, हो सकता है कमी हो जाए, ये सब बातें। ठीक। इधर मुंबई मद्रास के अधिकांश नागरिक लागू किए थे। इस व्यवस्था में था। इस समय 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। 1820 में मद्रास गवर्नर था। महाजन, सौदेगार, व्यापारी, साहूकार, धनी किसानों के हाथ में चली गई, जो रैयतों के द्वारा बोलते थे। भारतीय धनी वर्ग द्वारा जमीन खरीदने भारतीय धनी वर्ग द्वारा जमीन खरीदने और जमींदार बनने का एक कारण यह था कि उद्योगों में पूंजी निवेश की कोई खास गुंजाइश नहीं थी। यही बात हम समझा रहे थे ऊपर आपको। हाँ। जो पूंजी रैयतवाद से अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ, उद्योग धंधा चौपट हो गया, तो वहां पूंजी थोड़ी इन्वेस्ट करेगा, लोग नहीं इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए जो है दूरस्थ जमींदार पैदा लिया, क्योंकि यहाँ जमींदार पैसे जमीन खरीद लेता, जमींदारी खरीद लेते, फिर जमीन का मालिक हो जाता। वही बात यहाँ लिखा है, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में भूस्वामी का मालिक माना गया। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ क्या बोले भैया? यहाँ जोर से बोलो, नहीं सुन रहे, बोलो नहीं, क्या है इसमें? हाँ, ये जो था ना कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में नहीं था, काश्तकारों को भूस्वामी मालिक माना जाता था। मतलब कौन काश्तकारों मतलब? कहाँ है लाइन? ये लाइन हम काश्तकार मतलब वो जमीन के जो मालिक होगा, किधर है यार? हाँ, ये 3rd नंबर ऊपर। हाँ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त में काश्तकारों को भूस्वामी का मालिक किसान है। अच्छा, काश्तकारों मतलब ही हाँ, जो खेती कर रहा है। रैयतवाड़ी क्षेत्र में स्थित के बारे में कौन सी कथन सही है? ठीक, वही बात। अधिकांश भूमि साहूकार, व्यापारी, किसानों के हाथ में चली गई। रैयतवाड़ी समानतः पट्टेदारी सेवाओं की उपयोग होता है। भूमिहीन श्रमिक भूस्वामी बन गए। तीसरा है, इस पट्टेदार को उच्च मूल्य पर भूमि पट्टे की पद्धति पर रोक लग गई। जमींदार पूरी तरह विनिष्ट हो गया। नहीं, जमींदार फिर भी जिंदा रहा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा जो अभी ऊपर हम लोग पढ़े। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में कौन सा सही नहीं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण पश्चिम भारत में, यही था ना, मद्रास से मुंबई, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से रैयतवाड़ी रैयत और राज्य के बीच एक प्रत्यक्ष संविदा था। रैयत मतलब किसान और राज्य मतलब सरकार। ये भी सही है। यह एक कर संविदा था जो समानतः 30 वर्ष के लिए था। ये भी सही है, 30 वर्ष के लिए देखेंगे। सैद्धांतिक रूप से पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग अर्थात जमींदार जो पहले था और अधिक मजबूत हुआ और किसान वर्ग अधिक कमजोर नहीं। रैयतवाड़ी जब सिस्टम आया, जमींदार कमजोर हुआ, किसान मजबूत हुआ। ये उल्टा है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? सरकार एक किसान से मालगाजी सीधे वसूला करती थी। पहला, कृषकों को जमीन का मालिक होने का कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं था। वसूलता था, सही है ना। कृषकों को जमीन का मालिक होने का कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं था। ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा था, ठीक है। तो सिर्फ एक आंसर ये लिया है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कोई बना दे, यूपीएससी का चाहे किसी का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के विषय में कौन सा कथन सही है? काश्तकारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता दी गई है, सही बात है। वही किसान दिया गया था, मालिक माना गया था। यहाँ जब समझ नहीं आए ना वर्ड, तुरंत इंग्लिश में चल जाना है, तुरंत। काश्तकार नहीं समझ में आ रहा है, रिकॉग्नाइज द कल्टीवेटर्स, मतलब जो खेती करता है जमीन पे, तो किसान ही होता है जो खेती करता है। ऑफ द ऑनर ऑफ लैंड, यानी किसान जमीन का मालिक है। तो काश्तकार भूस्वामी की मान्यता हो गया, ठीक है। ये एक अस्थायी बंदोबस्त है, ठीक है। 30 साल के लिए था तो अस्थायी, ये भी सही।
अस्थाई बंदोबस्त की अपेक्षा बाद में प्रारंभ की गई थी। सही बात है, वो तो शुरू में किया गया था 1793 में। ठीक है, ये 1820 में था, ये बाद में है। ये भी सही, 1 2 3 सब सही है ऑप्शन। महलवाड़ी प्रस्ताव। अब दुगो हो गया, एगो तीसरा बच गया है, लोग की चला गया इसका सो रहा एक्सप्लेनेशन सो रहा है कोई, क्या जिंदा है? सना है, अग्रवाल, वंदना शर्मा, निरंजन, रोनित। रोनित ड्यूटी नहीं है क्या भाई? अच्छा, अभी से रात में क्या ड्यूटी? रोनित जग रहा है, ये सो गया? रोनित, ये लड़का तो जाइए, सब सो गया लग रहा है। मधुकर सो गया है क्या? नहीं सर, जगे है। इसमें आधा मर गया है, आधा ही जिंदा हमको लग रहा है। मधुकर भी ठीक है, इसका मतलब भी सो गई है। जगे हैं भैया, जगे हैं। जो टाइम दे रहा होगा उसको कुछ समझ आएगा, नहीं समझ आएगा। सना आप सो गए क्या? सना 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 नहीं सर, हम सुन रहे हैं, मतलब नींद आ रहा है लेकिन समझ में आ रहा है? समझ हाँ में आया सर, कुछ दुगो? ऐसा हाँ लगा सर, पहला से समझ में कुछ, आ रहा है। पहले जो पढ़े थे उससे कुछ नया लगा कि हाँ कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? रिवीजन अच्छे से हो जा रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है ना। चलिए, यहाँ से महलवाड़ी है, ठीक है, महलवाड़ी पर था। अब आंसर नहीं ना बदल रहा है अग्रवाल? ए अग्रवाल, महलवाड़ी व्यवस्था सर सही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है हमरा यहाँ। क्या बोले? नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ? जो लोग शुरू से तक खाली गौर से सुन लेंगे ना, आराम से, उसका कोई क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। महलवाड़ी देखिए, महल महल में क्या होता है? गांव। क्या होता है? गांव। तो अब किसान, अब देखिए पहले, देखिए सिस्टम देखिए, अंग्रेज बड़ा मतलब पगला था। पहले जमींदार के साथ किया, बोला हमको घाटा हो रहा है तो जमींदार से हटा लिया, फिर बोला किसान से कर दो। तो किसान इतना न संख्या में था कि सब जाता पर्सनली कि सरकार के पास जमा करने, सरकार तंग हो गया, बोला ये हम पगला जाएंगे लग रहा है, ठीक है, तो इसको भी हटाओ। तब क्या करेंगे? तो पूरे गाँव को मुखिया को दे दो, ठीक है, पूरे एक गाँव जो है एक मुखिया को दे दो। गाँव मुखिया होता है ना, होता इतना है। आदमी मेरे पास नहीं आएगा, हर गांव से एक आदमी आएगा, हर गांव से एक आदमी आएगा, उस सबसे ले लेगा और हमको देने आएगा, ठीक है। तो गांव का अच्छा, जो मुखिया होता है उसको बोलते थे महाल प्रमुख, ठीक है। तो अब इसमें समझ में आ जाएगा आपको। अब क्वेश्चन देखिए, अब ये हम समझा दिए कि क्या दिक्कत है। पहला में क्या दिक्कत था? जमींदार, दूसरा में किसान, तीसरा में मुखिया गाँव का। उसी को महल मतलब होता है गाँव, और बाड़ी महलवाड़ी पड़ता, ठीक है। कृषकों के साथ हुआ नहीं, जमींदारों के साथ नहीं, जमींदार और कृषकों के साथ साझा रूप से नहीं, ग्राम समुदाय के समग्र रूप हाँ से, ये यही होगा। पर है ना। तो आईएएस के क्वेश्चन ऐसे हवा में उड़ा दे रहे तुम लोग यार। ये व्यवस्था जो है, अभी हम लोग देखे कि भारत का बंगाल वाला इलाका में लगा हुआ है अस्थायी बंदोबस्त, दक्षिण और पश्चिम भारत, ठीक है, यानी इस इधर के इलाका में जो है ये लगा हुआ है रेतवाड़ी सिस्टम। तो बचा कौन सा इलाका? ये वाला इलाका, उत्तर वाला इलाका। अगर मैप सोचे, अपने मन में सोच ले कि मैप है, ओके, हम देखो वही ले जाइए, एक दूसरा ले जाइएगा, हेल्दी वाला पेन ले जाइए, और 70 80 रुपये वाला कलम ले जाइए, ठीक है। तो बच गया सिर्फ ये इलाका, ठीक है। तो ये जो इलाका था, इस इलाका यानी जो पंजाब का इलाका है और यूपी का कुछ इलाका में, उस सब इलाका में लगाया गया ये सिस्टम। कौन सा? महलवाड़ी, ठीक है। हाँ। तो इन सारे लोग जिंदा है, कितना बोले, हम थक जाएंगे बोल बोल के। 3 4 लोग के लिए इतना थोड़ी बोलेंगे। महलवाड़ी को मतलब ना हॉल्ट मैकेंजी जो है ना, मतलब उन्होंने मतलब उस व्यवस्था को किया था 1819 में। मतलब पूरा गांव या महल को माना जाता था महलवाड़ी व्यवस्था में, भूमि का एक इकाई, ठीक है।
गांव के लोग सम्मिलित रूप से भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे, मतलब गांव के लोग सम्मिलित रूप से, यही हम लोग देखे थे। महलवाड़ी व्यवस्था में सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने जो है इसको दिया था, और 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में इसे सर्वप्रथम लागू किया गया था, ठीक है। और ये व्यवस्था 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टाउन को देखरेख में सबसे प्रगति की गई। 1837 में कृषक का खर्च निकालकर 2/3 हिस्सा कर वसूली, और 1855 में इसे 1/2 50% कर दिया। सबसे ज्यादा टैक्स इसी में वसूला जाता था। पहले कहता था किसान के जितने खर्चा हुआ उसको निकाल दो, तो किसान अगर एक इकट्ठा खेती करने में 1 लाख रुपया खर्चा किया तो 1 लाख में उसको निकाल देता बेनिफिट से। अब जो रुपया बच गया 5 लाख बच गया, तो 5 लाख का तो 2/3 मेरा होगा। लेकिन 1837 में ही लगाया गया। 37 में लगा पैसा बहुत ज्यादा, किसान को बहुत कम बेनिफिट होता, तो फिर से किसान दरिद्र होने लगा। तो फिर 55 में इसको कम किया गया, बोला नहीं नहीं इस 67% के अप्रोक्स में, तो बोला ये 50% कर दो, ठीक है, 50% आ गया। इसमें हम पहली बार मानचित्रों एवं पंजियों का प्रयोग, ये बात याद रखिए, क्वेश्चन आएगा नीचे, मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग कर लगान निर्धारित करने के लिए किया गया। मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार किया गया था ये। और कर वसूली के लिए गांव और जागीर का मुखिया, हम यही बोलते थे ना बार बार, मुखिया, मुखिया और लंबोदर का जो है बनाया गया, मतलब वो पूरा गांव का इकट्ठा करता पैसा, डायरेक्ट कंपनी को, सरकार को देता। उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था मार्टिन बर्ड की देखरेख में लागू की गई थी, क्वेश्चन आएगा। और इस व्यवस्था अवध यानी यूपी का एक जिला है, मध्य प्रांत यानी एमपी है, राजस्थान जो इलाका में नहीं लगा था, और पंजाब इस क्षेत्र में लगाया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% इलाका था। 19% में स्थायी बंदोबस्त, 51% पर रैयतवाड़ी, और 30% में जो है महलवाड़ी। जोड़ लीजिए कितने परसेंट पूर गया? 100% पूर गया? 10, हाँ पूर गया। 8 1 9 10, हाँ हो गया। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये टॉपिक खत्म होगा, हम रेस्ट लेंगे, बहुत थक गए। इसमें बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, किसने की? तो हॉल्ट मैकेंजी ने की। महलवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? तो हम लोग देखे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के इलाका में था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक इंग्लिश, मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश नहीं दिया है, कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भू राजस्व नीति के संबंध में रहता है? पिट्स इंडिया एक्ट नहीं, महलवाड़ी बंदोबस्त ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, सहायक संधि नहीं, करा मिलाइए। अब बताइए, कह रहा है कि महलवाड़ी सिस्टम, तो हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। जोनाथन डक्कन, तो बनारस मतलब का बंदोबस्त, थॉमस मुनरो क्या किया बताइए? रैयतवाड़ी सिस्टम, कर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, यहाँ नीचे लिख भी दिया है, स्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस, और दिया है रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, सब मिले हैं। फिर मैचिंग द फ्लोइंग दिया, ये सब खुद मिला लीजिएगा, क्यों हम मिला इसको बार बार। सीमांत, अरे यार इधर, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, मालगुजारी के इजारदारी अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, ठीक है। उप किराए पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने, विक्रय करने, ये अस्थायी बंदोबस्त में होगा, ठीक है। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, ये हो जाएगा महलवाड़ी सिस्टम। ये सब आराम से कर लीजिएगा। डी में 3 एक क्या वही है, डी में 3 एक से आंसर हम खोज लेंगे। देखो डी के 3 है, और डी में एक 3 ऑप्शन है, बाकी सब हवा में गया, हमको कुछ नहीं याद है, तो ये सब। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत को अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, सही बात है। भारतीय किसान से अलग अलग वर्ग बनाए गए, भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बनाए गए। ये पहला तो सही है 110%, दूसरा गलत है कि सही, बताइए। ब्रिटिश सरकार ने क्या है, कह रहा सही है, और अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। दोनों तो सही लग रहा है ना भैया। यही बात जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं वही शॉर्टकट में यहाँ दिया हुआ है, मुंह डूब गया है तो हम ही पढ़ेंगे। चलिए, पट्टेदारी पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पट्टेदारी किसके तरफ हल्ला हो रहा है? करिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति को 3 श्रेणियां था, जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ठीक है। यह करा सही नहीं है। जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ सिर्फ मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार हक रखा जाता तो भू राजस्व भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार रखा जाता था, जो भू राजस्व भुगतान की उत्तरदायी होता, ठीक है। उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की होती थी, ठीक है। और चौथा है आपका कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारक के पास
भूमि का स्थायी अधिकार था। व्यक्तिगत धारक मतलब जो किसान है, जिसके पास जमीन जोतता है, पूरा राजस्व का भुगतान सीधे उत्तरदायी था। ये भी सिस्टम सही है, ये भी आपका जमींदारी सिस्टम सही है। या तो एक जमींदार, नहीं तो बहुत सारा जमींदार का एक वर्ग, ठीक है, जो और इस दूरस्थ जमींदार में पैदा लिया था सिस्टम। ये भी सही है, ये भी सही है। बच गया आपका 3 नंबर। कह रहा महलवारी में भूमि सरकार का जो है, सरकार के पास था। तो नहीं, जमीन तो उस किसान मतलब कि किसान के पास ही था। ग्राम पूरा गांव उसके लिए उत्तरदायी था। दक्षिण रैयत आयोग, दक्षिण रैयत आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा आयोग ने उन जिलों को जांच नहीं की जो प्रभावित नहीं थे। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़ेंगे नीचे। रैयत साहूकार और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के कथन दर्ज किए। तो आयोग ने जो है कह रहा किसान का, साहूकार का, ठीक है, और जो सामने से देख रहा था स्थिति, मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी था, उसका स्टेटमेंट लिया। एक कमीशन गठित हुआ था, जांच कमेटी, उसके बारे में। अब देखिए, दक्कन में 1875 में दंगा हुआ था, दक्कन दंगा के नाम से सुने होंगे, ठीक है, दक्कन उपद्रव, दक्कन दंगा। उसमें क्या था, किसान जो है ना साहूकार का विरोध कर रहा था, कत्लेआम किया था उसमें। उसका इसके लिए एक दक्कन जांच कमेटी बैठा था। तो जांच कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1878 में, उस रिपोर्ट में क्या क्या था, बस यही बातें हैं, ठीक है। तो सरकार 1979 में दक्कन राहत अधिनियम पारित किया और उसने कृषकों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया, यानी किसान को साहूकार से बचाया गया, ठीक है। ये सिस्टम है, ये लिखा है नीचे, और है कुछ नहीं लिखा, ठीक है। इसमें सीधा सीधी हो जाएगा 1 और 2 दोनों कि आयोग ने जिला का जांच नहीं की जो प्रभावित नहीं था, मतलब उसी जिला को जांच किया जहां पर दंगा हुआ था। और दूसरा नंबर, किसान का भी पक्ष जाना, रैयत का भी पक्ष जाना, दंगा होगा या कोई फसाद मारपीट होगा तो दोनों पक्ष का जानेगा। तीसरा गवाह भी रहेगा, तो 50 गवाह हो गया। चलिए, बंगाल बिहार भूमि पर किराएदार के अधिकार, बंगाल की किराएदारी अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, 85 में लाया गया था। इसको रट लीजिएगा, बंगाल बिहार भूमि पर, ठीक है, किराएदार, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, लैंड फॉर लॉ। चलिए हटाइए इसको। इसके दौरान भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में, मतलब कह रहा है फुटकुंती पर थी, फुटकुंती पर था। अब जब अगर मेंस आप पढ़े होंगे तो छोटा नागपुर का इलाका पढ़े होंगे, इसे बिहार का मैप बनाएंगे, ठीक है, और मैप बनाने के जस्ट बाद इसे नीचे जो है यहाँ पर जो है इलाका छोटा नागपुर का है, भागफोल से लेकर। यहाँ जो है ना फुटकंती प्रथा चलता था, ठीक है, और ये आदिवासियों में बहुत प्रचलित थी। और इसमें जमीन को क्या करता, जंगल को काट के जमीन को साफ करके वहां कृषि करता, जब वो फिर मतलब अनुपोज हो जाता दूसरे जगह ऐसा जाके करता, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, जमीन मालिकों को कटे फुटकुंतीदार भूमिहार कहा जाता, नागवंशियों में प्रवेश पट्टा तो वही बात लिखा है। 1856 में समरी समझौता निम्नलिखित में किसके पूर्वाधार पर आधारित था? 1856 का सारांश समरी समझौता। पहले हम लोग इस सारांश कहीं किसी में पढ़ के आए हैं क्या? तालुकदार भूमि के वैध स्वामी थे, तालुकदार 10 पंगाग थे जिनके भूमि में कोई स्थायीपन नहीं था। तालुकदार खेतीदारों ने, नया कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं एक बार, भूमि में वे दखल कर सकते थे। तालुकदार जो है राजस्व राज के पास अवध के 1856 के एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से लागू किया। तालुकदार बिचौलिए थे, बीच वाला, जिसके पास जमीन का मालकाना हक नहीं था, ठीक है, मालकाना हक नहीं था। उन्हें बल और धोखाखोरी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया और एक मुफ्त बंदोबस्त तालुकदारों ने उनकी जमीन को बेदखल का, बेदखली आंदोलन, अच्छा, और ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारी को मानना था कि तालुकदारों को हटाकर जमीन असली मालिकों का हाथ में सौंप देंगे, इससे किसान की शोषण में कमी आएगी, भू राजस्व से भी इजाफा होगा। हाँ, तो वही बात है। अब आपको आंसर पता चल गया, ये पूरा जो स्टोरी आप पढ़े हैं तो पता चला कि तालुकदार कौन है, बिचौलिया है, जो अपने लाठी के दम पे जमीन कब्जा कर लिया है, सिंपल सी बात है। अब ये जो आंदोलन भी हुआ, मतलब इसके विरुद्ध जो आंदोलन भी किया गया, और अंग्रेज भी चाह रहा था इसको हटा के अंग्रेज ओरिजिनल जमीन के मालिक को दे दे, ताकि क्या हो, शोषण कम हो, किसान को मुनाफा हो। अब यहाँ ऑप्शन, अब आइए, अब पढ़िएगा, ऑप्शन पता चलेगा किधर गया क्वेश्चन, यही है ना। हाँ, तालुकदार भूमि का वैध स्वामी था, नहीं अवैध था, लाठी के दम पे जीता था। तालुकदार 10 दांज थे, इनके भूमि में कोई स्थायीपन नहीं था, मतलब कि इसका, अब देखिए यहाँ पन लिखा, फिर आप फंसिएगा, 10 दंज लिखा, फिर फंसिएगा। इंग्लिश देखेगा, तालुकदार क्या लिखा है, इंट्रोपर्स विद नो परमानेंट
एस्टेक्स, एस्टेक्स मतलब हिस्सा होता है इन द लैंड। यहाँ पर आप समझ गए हम लोग कि ये जो है इंट्रोपर्स था, मतलब कि बीच में टपक गया था, इसके पास कोई मतलब अधिकार नहीं था, राइट्स नहीं था, ठीक है, स्टॉक होल्डर नहीं था ये वहाँ का। ये सिंपल है, सही है। तालुकदार खेतिहरों को भूमि से बेदखल कर सकते थे, तालुकदार खेतिहर को भूमि से बेदखल कर सकते थे, ठीक है, नहीं। चलिए, अगर आप जो राजस्व राज्य के पास जाता था, तालुकदार उसका एक भाग लेते थे, नहीं, ये समझ। नहीं अभी हम आ जाइए, व्यापार संबंधी नीति और परंपरा भारतीय अर्थव्यवस्था से विघटन काल, यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। यहाँ से मतलब कि ये आ जाएगा विद्युतीकरण, ठीक है, यहाँ से अब नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा। हालांकि जो हम पीछे पढ़े हैं वही चीज आगे अप्लाई होगा, कुछ भी नया अप्लाई नहीं होगा। मतलब जो हम अभी पढ़े हैं ना कि बंदोबस्त व्यवस्था में तीनों बंदोबस्त से किसान का कैसे शोषण हुआ, किसान का शोषण हुआ, कृषि में निवेश घटा, कृषि में निवेश घटा, बेनिफिट कब हुआ, मतलब उद्योग धंधा बंद हुआ, बेरोजगारी आई, तो यही सब सिस्टम नीचे अब आएगा, ठीक है। बेरोजगारी मतलब कि जब कच्चा माल नहीं आया, मुनाफा कम होने लगा, तो उद्योग बंद होने लगा, वही है विद्युतीकरण। ये सब नीचे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ, इसमें भारत में विद्युतीकरण के कारण, मतलब कारण निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ, यानी जब उद्योग धंधा बंद होना शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा किस उद्योग को इफेक्ट पड़ा। तो अब देखो ऑप्शन में वो सबसे पहले आंसर होगा जिसका कच्चा माल सीधे कृषि से आता होगा। तो किसका कच्चा माल कृषि से आएगा? सीधा सीधा लोहा का आएगा? नहीं आएगा। ऊनी का बस्ता आएगा? नहीं आएगा, ऊन तो भेड़ से मिलता है, ठीक है। रेशम पैदा लेता है, और सूती वस्त्र, कॉटन, टेक्सटाइल, ये तो हम लोग जाते थे, ये आंसर हो जाएगा। ये तो मतलब लॉजिकली भी, लेकिन इसको कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कुछ कहना चाह रहे थे क्या सर? कल भी 10 बजे से होगा सर? कल हम करेंगे भी नहीं करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है हम पे, क्योंकि हम खुद थक गए, थका दिया इसे। हम उससे करते तो तुरंत कर देते, लेकिन ये